नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। और यहां से आने वाला 2.5 घंटा भारतीय बाजार में आज की तस्वीर कैसी नजर आ सकती है। ढेर सारे नतीजों का दौर चल रहा है, नतीजों के साथ साथ न्यूज फ्लो का भी एक्शन है, उन पर भी बातचीत होगी और विदेशी बाजार के संकेतों को समझने की कोशिश भी होगी, क्योंकि वहां से इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है वो भारतीय बाजार की तरफ आता हुआ दिखेगा। आपको बता दें इस वक्त एज वी स्पीक करीब 26,171 के लेवल्स का गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट 80 से 100 अंकों की बढ़त वहां पर नजर आ रही है। मजबूती की चाल विदेशी बाजार से इस वक्त देखने को मिलेगी। कल के सत्र में हमने देखा वॉलेटाइल मूव्स थे भारतीय बाजार में, लेकिन आज सुबह सुबह जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए। विदेशी बाजार से अच्छे एक्शन और मूवमेंट। आज रात यूएस फेड का फैसला आना है। फैसले से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती के बीच कामकाज यूएस के मार्केट्स ने बीती रात कर दिखाया और आज के सत्र में एशियाई बाजार की भी अच्छी खासी शुरुआत होती हुई नजर आई है। नई सीरीज की शुरुआत आज से हो जाएगी और बाजार के लिए सबसे बड़े संकेतों की अगर बात करें, 4 ट्रिगर्स जिसके इर्द गिर्द बाजार जो है इम्पैक्ट आज दिखाते हुए नजर आएंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद विदेशी बाजार ग्लोबल सेटअप को भी डीप डाइव कर समझेंगे। लेकिन हाँ, फेड पॉलिसी से पहले रिकॉर्ड हाई पर यूएस मार्केट्स बीती रात नजर आए। नाव में 161 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज दिखा। वहीं नैस्डैक में भी नए लेवल्स पर, नए लाइफ हाई लेवल्स पर हमने क्लोजिंग देखी। और फ्यूचर्स की अगर बात करें, इस वक्त डाउ फ्यूचर्स में गिरावट, नैस्डैक फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी 26,150 के पास है। पॉजिटिविटी वहां पर ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स की। एफआईएस की खरीदारी का बड़ा आंकड़ा, ये काफी हद तक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दे जा रहा है, क्योंकि कई सेशंस के बाद एक बड़ा आंकड़ा खरीदारी का एफआईएस की तरफ से। एफआईएस की वापसी का सभी को इंतजार था, वो तो हुई। छोटे क्वांटम में खरीदारी होना, बाइंग होना शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन लेटेस्ट जो ताजा आंकड़ा कल आया है वो है 10,340 करोड़ का, जो कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है। और डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जिंदाल स्टील कैंप्स के कमजोर नतीजे आए तो नतीजों की तर्ज पर आज स्टॉक रिएक्ट करते दिखेंगे। अडानी ग्रीन के नतीजे काफी मजबूत रहे। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से जुड़ी इस कंपनी पर फोकस रहेगा आज। इसके अलावा आज एलएनटी, कोल इंडिया, एचपीसीएल, सेल, बीएचईएल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो एक लंबी लिस्ट है नंबर्स की, रिजल्ट्स की, जिस पर आज के लिए आपको फोकस करना होगा। ढेरों कंपनियों के नतीजे पर बाजार की आज नजर रहेगी। और चलिए, बाजार के बड़े ट्रिगर्स तो आपने जाने, लेकिन यहां से अब विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। बीती रात यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग में इतनी मजबूती के पीछे की वजह क्या रही। आज एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, यूएस फेड का फैसला, फैसले से ठीक पहले किस तरह के सेंटिमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब नजर आ रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजार भी ठीक ठाक, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस भी अच्छे हैं। भारतीय बाजार को शायद ये विदेशी बाजार की तेजी जो है थोड़ा सपोर्ट दे जाए। बिल्कुल मानसी, देखिए संकेत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। और चौतरफा संकेत अच्छे हैं, मतलब तमाम चीज़ें अच्छी हो रही हैं। देखिए, क्रूड नीचे आ रहा है, सोना नीचे आ रहा है, एफआईएस की बाइंग लॉट्स क्या आ रही है, नतीजे हमारे अच्छे आ रहे हैं और ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म भी है। कल शी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होगी साउथ कोरिया में, अपेक समिट के साइडलाइंस पर। देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर। अदरवाइज बाजार उसको लेकर एक्साइटेड पहले से ही है कि कुछ अच्छी ट्रेड डील स्ट्राइक होगी। और अगर अच्छी ट्रेड डील अगर स्ट्राइक होती है अगर दोनों देशों के बीच में, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी होंगे वो आईटी स्टॉक्स होंगे अमेरिका में, चाइना में भी होंगे, दोनों तरफ होंगे। लेकिन अमेरिकी बाजारों की अगर हम पहले बात कर लें तो कल हमने देखा कि लगातार चौथे सत्र में तेजी रही। डाउ करीब 150 अंक चढ़ा, नैस्डैक में करीब 190 अंकों के आसपास की मजबूती हमने देखी। S&P 500 वो भी चढ़ा, थोड़ी सी तेजी वहां पर भी रही और तीनों के तीनों इंडेक्स लगातार नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तो बढ़िया संकेत हैं। और आज हम देखेंगे कि अल्फाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के तिमाही नतीजे आएंगे। एनवीडिया, एप्पल और टेस्ला के जो नतीजे हैं वो कल आएंगे, इस पर कल नजर रहेगी। तो ये वीक बहुत ही क्रूशल है। और हमने देखा कि एप्पल का जो मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन के पार निकल गया कल के सत्र में। तो एक शानदार सत्र हमने देखा है अमेरिका में इस लिहाज से। और कई सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी हुए हैं। एनवीडिया के शेयर में हमने देखा कि कल करीब 5% के आसपास की तेजी रही, $200 के ऊपर का भाव हो गया एनवीडिया के शेयर का। तो बढ़िया मोमेंटम है। और इसके अलावा एक और चीज हमने देखी कि नोकिया का जो शेयर है वो 20% दौड़ा है। नोकिया जो कि 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पर अभी कंपनी जानी जाती है, इसमें एनवीडिया ने दरअसल हिस्सा लिया है $1 बिलियन का।
तो ये एक अहम कॉर्पोरेट डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ ये कि ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी वाली जो कंपनी है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट का जो निवेश है वो 2019 से है, उसको बैक कर रही है कंपनी, और उन्होंने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कर ली है। अब ये क्लियर हो गया है कि अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट की जो हिस्सेदारी ओपन एआई में है वो है 27% के आसपास की। तो एआई को लेकर कंपनीज काफ़ी बुलिश हैं, काफ़ी निवेश वगैरह भी हो रहे हैं, और उससे जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं वो देखने की बाजार को पसंद भी आ रहे हैं, और स्टॉक्स उस पर अच्छे से रिएक्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका से तो संकेत अच्छे हैं। फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ फिलहाल रीड करने को नहीं है। सपाट ही आपको कारोबार दिखेगा। डाउ फ्यूचर थोड़ा नीचे है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर में, S&P फ्यूचर में हल्की सी बढ़त पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज यूएस फेड की बैठक का दूसरा दिन है। आज रात को वहां के हिसाब से तो खैर दिन में, लेकिन हमारे भारतीय समय के हिसाब से आज रात को फैसला आ जाएगा यूएस फेड का, और उम्मीद ये है कि दरें 0.25% घटने जा रही हैं। हालांकि इसकी उम्मीद सभी को थी, बाजार में कहीं ना कहीं ये प्राइस्ड इन भी है। लेकिन देखना ये होगा कि जेरोम पावेल का जो कमेंट आता है, जो उनकी टिप्पणी आती है इस पॉलिसी डिसीजन के बाद, क्या वो डॉविश टोन उनका बरकरार रखते हैं, मतलब थोड़े नरम टोन कि आगे और दरें घटाने को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, और लेबर मार्केट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर उनकी जो टिप्पणी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अहम होगी, और अमेरिकी बाजार भी उसको वॉच ज़रूर कर रहे होंगे। और दिसंबर की पॉलिसी में भी दरें घटने की उम्मीद है। इस मतलब वहाँ पर भी 0.25% का रेट कट हम होते हुए देखेंगे। अभी तक तो ये उम्मीदें बरकरार हैं। एशियाई बाजारों से बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि हांगकांग के बाजार में तो छुट्टी है, लेकिन निकेई में, कोस्पी में मजबूती पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं, तो वहां से संकेत अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी सुबह के सत्र में देख रहे थे 40-50 अंकों पर था, फिलहाल आपको दिखेगा कि 90 अंकों पर कारोबार कर रहा। सोना लगातार जो मजबूत था, अब धीरे धीरे वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और जो $4,400 के भाव देख रहे थे सोने का, वो घट के आ गया है $4,000 के नीचे, $3,990 के आसपास के फिलहाल भाव हैं, और सेफ हेवन डिमांड घटी है सोने की। हालांकि अगर रेट कट आज आता है तो रेट कट जो होता है वो गोल्ड के लिए थोड़ा सा ना उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि नॉन यील्डिंग जो एसेट्स होते हैं उनमें पैसे निकल के जाते हैं। मान लीजिए अगर बॉन्ड से कुछ पैसे अगर फ्री होते हैं, अगर कम अगर रिटर्न मिलता है, तो फिर लोग सोचते हैं कि पैसे हम ठीक है गोल्ड में पार कर लेते हैं, तो उस लिहाज से पॉजिटिव होता है। अदरवाइज तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो करीब 2% के आसपास की गिरावट है कच्चे तेल के भाव में, और भाव गिर के $64.5 के आसपास के हैं, और इसकी वजह यह है कि ओपेक प्लस देशों से फिर से हम देख रहे हैं कि आउटपुट हाइक की उम्मीद की जा रही है। अगर ये होता है तो थोड़ा फर्दर प्रेशर हो सकता है क्रूड पर बनता दिखे, तो अल्टीमेटली भारतीय बाजारों के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में या फिर यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड में कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो ओवरऑल मानसी संकेत तो काफ़ी बढ़िया है। जो चाहिए बाजार को, बाजार के पास आज वो सारे के सारे ईंधन, सारे के सारे फ्यूल हैं नवंबर सीरीज की आज शुरुआत के दिन में। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले सीरीज की जब हमने शुरुआत की थी तो जो नेट शॉर्ट थे करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट थे। इस बार हम देख रहे हैं कि 1 लाख से भी कम के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की ओर से। तो ये एक और अच्छा ट्रिगर है। तो बाजार में आज मेरा मानना है कि मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है, और आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि जो शुरुआत होगी कम से कम वो बेहतर नोट पर होनी जा रही है। बिल्कुल, नई सीरीज की शुरुआत में पहला कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जो है विदेशी बाजार से तो हमें मिल गया, लेकिन बूस्टर डोजेस कई सारे हैं, और इसमें अगला बूस्टर डोज जो है वो है एफआईएस की बाइंग। जी हाँ, एफआईएस और डीआईएस के बाइंग के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ताज़ा बाइंग का आंकड़ा अगर आप देखें 10,340 करोड़ तक की ही खरीदारी एफआईएस ने कल के सत्र में की, और कैश मार्केट में, और डीआईएस की तरफ से 1,081 करोड़ की बाइंग के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। डीआईएस की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं बाइंग इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहा, और सपोर्ट घरेलू संस्थागत निवेशक तो दिखाई रहे थे। सवाल ये था कि एफआईएस की वापसी कब हो जाएगी। एफआईएस की वापसी हुई, और 26 जून के बाद कैश में ये सबसे बड़ी खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। ऐसा नहीं है कि खरीदारी नहीं हो रही थी, लेकिन छोटे क्वांटम में खरीदारी के कुछ तमाम सेशन, और उस बीच हम देख रहे थे 1-2 सेशन में बिकवाली भी थी, लेकिन 10,340 करोड़ की खरीदारी काफी कॉन्फिडेंस दे जाती है। अभिषेक, मानसी बिल्कुल काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और हम तो रोज़ यही शिकायत कर रहे थे कि एफआईज ये जो छोटी बाइंग कर रहे हैं ना, ये कब बड़ी बाइंग करेंगे। और कल देखिए एक्सपायरी के दिन ये एक बड़ा फिगर आया है, और 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग की है एफआईज ने। अब ये है ना कि ये सस्टेन कर जाए मानसी,
अगर ये सस्टेन कर जाए, मान लीजिए ट्रेंड ये 2-3 दिन और अगर ऐसे निकल के आते हैं फाइज की तरफ से, तो निश्चित तौर पर ये बाजार को एक्साइट करने का काम करेंगे। और आप ये देखिए कि अक्टूबर में कल परसों तक हम ये देख रहे थे कि नेट फाइज की तरफ से बिकवाली ही थी, लेकिन वो खरीदारी में तब्दील हो गई है। अब 10,184 करोड़ रुपए ये नेट बाइंग है एफआईज की तरफ से। और कल के सत्र में हमने ये भी देखा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी लगातार दूसरे सत्र में एफआईज ने बाइंग की है। कल हम देख रहे थे करीब 4,000 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा था। हालांकि कल स्टॉक फ्यूचर में करीब 1,250 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईज ने बाइंग की है। तो निश्चित तौर पर संकेत अच्छा है और एफआईज तो बाइंग कर ही रहे हैं। हमारे अपने डोमेस्टिक जो फंड्स हैं उनकी तरफ से भी लगातार हम देखने की मोमेंटम है। और अक्टूबर में करीब 37,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है डीआईज, यानी कि डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है वो कर चुके हैं। तो डीआईज को अगर एफआईज का सपोर्ट मिल जाए और एफआईज को अगर अर्निंग में अच्छी चीजें दिख जाएं, तो बाजार में आप मान के चलिए कि अब देखिए हम रिकॉर्ड हाइज की बात करते हैं कि निफ्टी पर रिकॉर्ड हाइज कब आएंगे। अब कितने 200 पॉइंट के आसपास की दूरी ही रह गई थी। अब मान के चलिए कि बाजार ने मतलब मोमेंटम दिखा दिया है और लेवल्स को अचीव कर लिए हैं। वो मतलब साइकोलॉजिकल एक तरह से फिगर होता है, अदरवाइज तो एक बेहतरीन सत्र रहा है। और अगर हम अक्टूबर सीरीज की बात करें मानसी, तो मतलब बहुत ही शानदार मोमेंटम ने देखा है। निफ्टी करीब 5.5% ऊपर, और इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो 6.5% के आसपास की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी है। बड़ी तेजी निफ्टी आईटी में हुई है, करीब 6.5% की। निफ्टी मेटल की बात करें तो पिछले 5 सत्र में भी लगातार हमने तेजी देखी है, और पूरे अगर हम सीरीज की बात करें तो 5.5% के आसपास की तेजी रही है। जो सबसे कम जो चलने वाला जो सेक्टर रहा है वो रहा है निफ्टी का एफएमसीजी, करीब 2.5% के आसपास के मूव्स वहां पर रहे। अदरवाइज तो माहौल अच्छा है। और ये बैंकिंग और आईटी ये ऐसे नहीं चले हैं। आप देखिए दोनों के दोनों इंडेक्स 6.5% चले हैं। तो ये क्या हुआ है कि एक तो एफआईज ने अपनी सेलिंग रोक दी, धीरे धीरे वो बाइंग करते गए। अब इनमें उनका ज्यादा पैसा आता है, तो आप क्लियरली देखेंगे कि वहां पर जो तेजी हुई है सारे सेक्टर इंडेक्स में, निफ्टी बैंक में और निफ्टी आईटी में बराबर 6.5% की सबसे ज्यादा, और यहीं पर एफआईज का सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो बढ़िया है एफआईज का। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम यहां से आगे बरकरार रहेगा। अगर ये देखिए सबसे बड़ा भी कैटलिस्ट बाजार के लिए एक और आना है, और मेरा मानना है ना कि एक लेग की तेजी भी और बनेगी बाजार में। जब कुछ बुरा नहीं है बाजार में, अगर हम अपने मैक्रोज देखें तो हमारे मैक्रो स्ट्रांग हैं, 6.5% की ग्रोथ की उम्मीदें हैं, आपके टैक्स कलेक्शन के नंबर्स अच्छे हैं, आपके इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे हैं, सब चीज़ें अगर अच्छी हैं तो फिर बाजार क्यों ठिठका हुआ? वो इसलिए ठिठका है कि बाजार अभी वेट एंड वॉच कर रहा है कि ट्रेड डील को लेकर क्या आती है। अक्टूबर का महीना तो काफ़ी अच्छा साबित हो गया, लेकिन अगर इस पर अगर आ जाए अगर ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबर, तो एक लेग की और अच्छी तेजी मुझे लगता है कि बाजार में होगी। फिलहाल आज के लिए एफआईज के फ्रंट पर संकेत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि बाजार को आज ये ट्रिगर करने का काम करेंगे। तेजी ऑलरेडी हो गई है, तो आप बहुत बड़ी तेजी की बाजार में उम्मीद ना करिए, लेकिन यह है कि हम मोमेंटम यहां से निश्चित तौर पर बाइंग का ही रहने वाला है। तो ये हो गया दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर भारतीय बाजार के लिए। नई सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं आज से, और इस शुरुआत में विदेशी बाजार के संकेतों से भारतीय बाजार को जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो मिल रहा है। सेकंड पॉजिटिव एफआईएस की बाइंग, और बाइंग का एक प्रॉपर फिगर जो है अच्छा खासा बड़े क्वांटम में आंकड़ा जो है ये अच्छी कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस दे जा रहा है भारतीय बाजार में। डीआईएस की बाइंग तो ऑलमोस्ट है ही, लेकिन अब आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। क्या वहां से भी स्ट्रैटेजी आज नई सीरीज की शुरुआत में पॉजिटिव रहेगी? अब इसके लिए कल के बाजार को याद करना होगा। कल के सत्र में हमने वॉलेटिलिटी देखी निफ्टी में ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। एक समय था जब मजबूती की चाल पकड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन पूरा का पूरा सेशन जो है वॉलेटिलिटी की भेंट चढ़ता दिखा, और 25,936 के लेवल्स पर क्लोजिंग हमने दिखाई। 25,950 के मार्क से भी नीचे स्लिप होता हुआ हमने देखा निफ्टी को, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली सेटल जो है 25,936 के लेवल्स पर। अब इस वॉलेटिलिटी के पीछे की वजह वॉलेटिलिटी लिंक्ड थी, क्योंकि कल एफएनओ की मंथली एक्सपायरी थी। लेकिन आज नई सीरीज की शुरुआत में निफ्टी के लिए फिर स्ट्रैटेजी किस तरह की बिल्टअप करनी चाहिए? यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स नई सीरीज में, ऑफ कोर्स कल वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी, और नई सीरीज में शायद शुरुआत में मार्केट पार्टिसिपेशन भी शायद इतना बड़ा ना हो। तो आज के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे अभिषेक? मानसी, पहले देखिए नवंबर सीरीज से क्या उम्मीदें हैं और रोल ओवर के डेटा क्या कह रहे हैं, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। उसके बाद हम निफ्टी बैंक पर जरूर आएंगे। देखिए मेरा मानना है कि नवंबर सीरीज की शुरुआत में हो सकता है कि नवंबर सीरीज के 3-4 ट्रेडिंग सत्र के अंदर
आपको निफ्टी पर भी नया हाई दिख जाए, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। और एफआईज की जो बाइंग लौटी है ना बाजार में, इससे माहौल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़ क्या है, अर्निंग्स आपके अच्छे आए हैं अभी तक, मतलब कि अक्टूबर सीरीज में हमने देखा कि निफ्टी के 20-21 कंपनीज के नतीजे आ गए हैं, अभी भी आधी से ज़्यादा कंपनीज के नतीजे बचे हुए हैं। तो जो अर्निंग का मोमेंटम है, मेरा मानना है कि वो कंटिन्यू होगा, वो एक तरह से रोल ओवर होगा नवंबर की सीरीज में भी। तो आप नवंबर की सीरीज में भी पॉजिटिविटी आप रख के चलिए। और स्पेशली अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो पिछले 4 साल में, नवंबर में पिछले 5 साल में 4 बार निफ्टी बैंक में हमने मजबूती देखी है। तो निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा है। और सोने में जो मुनाफा वसूली हो रही है मानसी, आप मान के ये चलिए कि थोड़ा बहुत इक्विटी को उसका फायदा तो होगा। वहां से अब लोगों का धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मोह भंग हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी हमने तेजी देखी है। अगर हम पिछले साल भर में देखेंगे या फिर ईयर टू डेट अगर आप इस साल देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास की रिलीज होने के भाव में हो गई थी। काफी ज्यादा हीटअप हो गए थे, तो वहां से थोड़े से पैसे फ्री होंगे तो वो भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम करेंगे। अब जरा आते हैं रोल ओवर्स को लेकर, जरा देखते हैं कि किस तरह के रोल ओवर्स हैं। निफ्टी में करीब करीब 76% के आसपास के रोल ओवर्स हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 79% के रोल ओवर्स हैं। मिड कैप निफ्टी में 74% के आसपास के रोल ओवर्स हैं। अच्छा, ये रोल ओवर क्या संकेत देते हैं? रोल ओवर्स ये होते हैं कि आप एक सीरीज में अपनी पोजीशन को क्लोज करके दूसरी सीरीज में पोजीशन लेते हैं या फिर उसको रोल करते हैं। ये तो रोल ओवर जो होता है ना, वो सेंटिमेंट का रोल ओवर होता है। मान लीजिए अगर कोई किसी चीज को लेकर आप बुलिश हैं, तो अगर पोजीशन अगर आप रोल कर रहे हैं तो फिर वो बुलिश सेंटिमेंट को दिखाता है। तो बाजार में तो अभी तक तो काफी बुलिश माहौल रहा है। ये रोल ओवर थोड़े से कम है। अगर हम पिछले 3-4 एक्सपायरी के अगर हम औसत देखेंगे अगर, तो वो 78% के आसपास था। थोड़े से रोल ओवर्स कम है लेकिन ठीक ठाक है, कोई ज्यादा इसको लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और स्टॉक्स में भी जहां पर मोमेंटम तगड़ा था तेजी का, वहां पर अच्छे से रोल ओवर्स आए हैं। एचडीएफसी बैंक में करीब 98% के आसपास के रोल ओवर्स हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स में देखने की टाटा कंज्यूमर में करीब 98% के, ग्रासी में करीब 99% के आसपास के रोल ओवर्स हैं। तो रोल ओवर्स के फ्रंट पर संकेत अच्छे आ रहे हैं। आज के लिए अगर हम सेटअप की बात करें तो सेटअप हमने चर्चा कर ली है कि ग्लोबल माहौल आपका अच्छा है, ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म है, रेट कट की उम्मीदें भी हैं। एफओएमसी की बैठक आज दूसरा दिन है, रात को फैसला आ जाएगा। क्रूड नरम है, सोना नरम है, ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में हैं। और फाइज हैं जो 26 जून के बाद जो सबसे बड़ी बाइंग की है कैश में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, तो ये एक निश्चित तौर पर बाजार के लिए एक अच्छे कह सकते हैं कि संकेत का काम करेगा। कल हमने देखा कि मंथली एक्सपायरी थी और एज एक्सपेक्टेड काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी था। मंगलवार तो वैसे भी जाना जाता था, मंगलवार के दिन हम पहले भी देखते थे कि अच्छा ये जब निर्धारित नहीं भी हुई थी कि मंगलवार की एक्सपायरी होगी तो मंगलवार का दिन थोड़ा सा बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहता था। कल हमने वोलेटिलिटी देखी, लेकिन कल अच्छी चीज क्या हुई, कल हमने सुबह सुबह भी बताया था और क्लोजिंग में यही कहा था कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो है 25,800 का। आप देखिए निफ्टी कहां से घुमा है, कल का इंट्राडे जो लो रहा है 25,810 का रहा है, तो वहां से बाजार घुमा। और अच्छी चीज मानसी ये हो रही है कि आप ये देखिए कि इंट्राडे में जो डिप्स आ रहे हैं ना वो बाय किए जा रहे हैं। ये बुल मार्केट का एक अच्छा संकेत होता है कि टुवर्ड्स क्लोजिंग भी आखिरी के घंटे में जाके भी लोअर लेवल से अच्छी हमने रिकवरी बाजार में देखी है। मेरा मानना है कि ये सपोर्ट आज के सत्र के लिए भी काम करेगा। 25,800 का यही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, मैं रेंज दूंगा 26,100 से लेकर 26,200। इसमें जाके निफ्टी थोड़ा सा हो सकता है कि फंसे, लेकिन अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आप निश्चित तौर पर 25,800 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी तेजी की पोजीशन बने रहिए। किसी की अगर पोजीशन नहीं है, अगर किसी को अगर नई एंट्री करनी है बाजार में, अब ये नई सीरीज से नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि 25,800 से 25,900 की रेंज अच्छी है। इसमें अगर आपको मौका मिलता है तो आप बाइंग कीजिए, बेहिचक बाइंग कीजिए। कोई नेगेटिव चीज नहीं है। नेगेटिव चीज एक ही चीज नेगेटिव आ सकती है फिलहाल की, अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, और वो कि मान लीजिए ट्रंप भारत को लेकर कुछ कह दें, कोई और सैंक्शंस वगैरह लगाने की बात करें, ट्रेड डील को लेकर हमारी बात ना बन पाए, तो बाजार एक नी जर्क रिएक्शन देगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा मानना है कि 25,800 एक बढ़िया सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो 25,500 अगर टूट जाए तो फिर आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। अदरवाइज बाजार में बुलिश मोमेंटम है। शॉर्ट नहीं करना है, फिर से मैं रीटरेट करूंगा, शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट का बाजार ये नहीं है, क्योंकि लगातार हम सस्टेन्ड बाइंग दे रहे हैं और अक्रॉस द सेक्टर हम बाइंग होते हुए देख रहे हैं। स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है, लेकिन सारे के सारे सेक्टर्स में माहौल हमें अच्छा दिखाई दिया है। तो मेरा मानना है मानसी कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाजार में। जो लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब बहुत सारे तो ऐसे लोग भी होंगे, क्योंकि हमने पिछले
4-6 महीने ये ट्रेड डील को लेकर टेंशन में गुजार दिए हैं। 21,800 पर मार्च में निफ्टी था, वहां से लगभग 20% के आसपास की रैली हो गई है। बहुत सारे लोगों से वो मिस हुई है, लेकिन ये कि बाजार में हमेशा अपॉर्चुनिटी बनती है, टाइम करना नहीं चाहिए। जो निवेशक भी हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि चीजें यहां से बेहतर होती हुई नजर आएगी। छोटे मोटे रिस्क हो सकते हैं, छोटे मोटे रिस्क है कि अभी अर्निंग अभी तक तो हमें अच्छी दिखी है, अभी हो सकता है कि जो 30 कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स उतने अच्छे हमें ना दिखें, तो ये रिस्क तो हमेशा रहता है बाजार में। लेकिन फिलहाल के लिए चीजें ठीक है। बाय ऑन डिप्स आज भी निफ्टी पर आपको करके चलना चाहिए। तो चलिए, निफ्टी पर गिरावट में खरीदारी के मौके। कल के सत्र में वॉलेटिलिटी थी और वो वॉलेटिलिटी बिल्कुल लाजमी थी। मंथली एक्सपायरी के दिन इस तरह के उतार चढ़ाव जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं और इसी वजह से हमने वहां पर इस तरह के उतार चढ़ाव देखे भी। लेकिन आज सुबह जो सेंटिमेंट्स मिल रहे हैं भारतीय बाजार के लिए, हो सकता है कि सारे ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो बाजार को पॉजिटिविटी दे जाए, जो पॉजिटिविटी की हमें ज़रूरत है। निफ्टी के लिए गिरावट में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने हैं। रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट सीजन नॉट दैट अ बैड। जो नतीजे आ रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद हम आपको खबरों वाले शेयर्स और नतीजों का एक्शन भी बताएंगे। लगभग सारे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छा मोमेंटम और अच्छे एक्शन, और हर थीम, हर सेक्टर से जुड़े जो रिजल्ट्स हैं वहां से अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। जहां पर रिजल्ट्स कमजोर है वो स्टॉक्स रिएक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सीजन को अगर समझने की कोशिश करेंगे, आईटी सेक्टर से शुरुआत हुई, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे अब आ रहे हैं, एफएमसीजी की कंपनियों के नंबर्स आना शुरू हुए हैं। एफएमसीजी में थोड़े बहुत कंसर्न रिजल्ट्स में जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन कंजम्पशन को भी बूस्ट मिल चुका है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को, वहां से कंजम्पशन चलना शुरू हुआ जरूर है। पिछले 2 सालों से हमने साइडवेज मोमेंटम देखा था, लेकिन वहां से अब जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो इसे मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी, और ऑफ कोर्स फेस्टिविटीज़ और साथ साथ दिसंबर जनवरी तक तो कंजम्पशन बास्केट जो है वो अच्छा रिएक्ट करता दिखेगा ही। तो यहाँ से भी वो जो रिक्वायर्ड मोमेंटम या पॉजिटिविटी है वो मिली है कंजम्पशन स्पेस को। हालांकि नंबर्स वो बयां फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की तरफ अब फोकस करते हैं। बैंक निफ्टी कल के सत्र में हमने देखा हायर हाई हायर लो का पैटर्न डेवलप करते हुए हरे निशान के साथ एटलीस्ट निफ्टी के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। 100 अंकों की बढ़त 58,214 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ। सेकंड कॉन्टिन्यूअस सेशन है, जबकि पुल बैक जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी तेजी की चाल जरूर पकड़ रहा है, लेकिन एक रेंज में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ बैंक निफ्टी। ब्रॉडली कंसोलिडेशन है एक डिफाइंड रेंज में, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए यहां से कल के सत्र की तेजी और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी और गिरावट तो नहीं दिखेगी। लेकिन अभिषेक का जो भी मोमेंटम है, ये क्या मोमेंटम जारी रहेगा और खरीदारी के ही मौके बनेंगे? डेफिनेटली मानसी, खरीदारी के ही मौके बनेंगे और मेरा मानना है कि मोमेंटम भी बरकरार रहेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे देखिए 2-3 वजह हैं। एक तो एफआईज की बाइंग आने लगी है, ये एक अच्छा संकेत है। सबसे ज्यादा बाइंग कहां के एफआईज करते हैं तो वो है बैंक और एनबीएफसी। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि देखिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स में अगर रेट कट को लेकर अगर ऑप्टिमिज्म अगर आती है, रेट कट लगातार होता है, मान लीजिए कि अगर हमारी जो अगली पॉलिसी आई उसमें भी रेट कट वगैरह आए, तो ये चीज़ बैंकिंग को सपोर्ट करेंगी। और जो 3 बार में 1% की जो दरें घटाई हैं आरबीआई ने, उसका ट्रांसमिशन थोड़ा डिलेड होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत वो होना शुरू हो जाए, वो 3-4 महीने के डिले से होता है वो। दूसरी चीज़ कि जो राहत मिली थी टैक्स के फ्रंट पर, वो भी बैंकिंग के लिए पॉजिटिव होता है। ये तमाम चीज़ें हैं। हमारे नतीजे जो आए हाल फिलहाल बैंकिंग में वो ठीक ठाक आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और आप ये देखिए कि 54,400 से लेकर 58,557, मतलब 4,000 पॉइंट से ज्यादा की रैली निफ्टी बैंक ने दिखा दी। एक तरफा ये चाल रही। अक्टूबर सीरीज तो इस गजब की रही है, करीब 6.5% की तेजी। कई बार पूरा साल निकल जाता है, 6.5% की तेजी नहीं बनती है। एक सीरीज में निफ्टी बैंक ने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और एक सबसे अहम संकेत ये है कि जब आपके सेक्टर के लीडर जब परफॉर्म करते हुए दिखें, तो आप मान लीजिए कि नहीं चीजें ठीक ठाक हैं। मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक की और एसबीआई की। दोनों के दोनों शेयर 52 वीक हाई पर जाकर कारोबार कर रहे हैं, रिकॉर्ड हाइज बना दिए हैं। एसबीआई ने भी 930 रुपए के भाव हैं। मिड कैप्स में भी माहौल अच्छा है। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक्चर बन रही है निफ्टी बैंक की तरफ से। और मेरा मानना है कि ये जो तेजी है ना, ये अभी कंटिन्यू होगी। पिछले 5 साल में 4 बार हमने देखा है कि निफ्टी बैंक में नवंबर सीरीज में तेजी बनी है। और आप इस सीरीज में भी उम्मीद करके चल सकते हैं। कल आप आईसीसी बैंक और एक्सिस बैंक को छोड़ दी तो 10 शेयर में कल हमने तेजी देखी है। और कल लास्ट आवर के ट्रेड में एक बढ़िया रिकवरी हमने बाजार में देखी।
तो संकेत अच्छे हैं। मैं ये भी देख रहा था कि पुट कॉल रेशियो क्या संकेत दे रहे हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल हमारी ये कंफर्टेबल लेवल पर है। निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो 1 है, निफ्टी की बात करें तो 0.87 है, बिल्कुल ठीक ठाक है। उसको लेकर ज़्यादा कुछ सोचने, ज़्यादा कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम अच्छा है। मेरा मानना है कि 58,500 को जब निफ्टी बैंक पार कर लेगा तो एक नए दौर की तेजी की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर 59,000 60,000 की बात करने शुरू कर लेंगे और बहुत ज्यादा दूर दिखाई भी नहीं देंगे। और आप ये भी देखिए कि बाजार में हम जितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो फंडामेंटल एक्सपर्ट हो, चाहे वो डेरिवेटिव हो, एक सेक्टर जिसको लेकर सबका कंसेंसस है वो है बैंकिंग। आईटी को लेकर देखिए विचार बंटे हुए हैं, कंजम्पशन को लेकर हो सकता है कि खेमे बटे हों, फार्मा को लेकर हो सकता है कि अलग अलग व्यूज आए, लेकिन बैंकिंग को लेकर सबके स्वर एक हैं कि नहीं ये सेक्टर मजबूत है। और उसके पीछे तर्क है, वो तर्क हमने सामने रखवे दिए। शॉर्ट नहीं करना है निफ्टी बैंक को भी, मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी डिप्स आए आप उनको बाइंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज के लिए मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक को 57,900 पर एक अच्छा सपोर्ट है आज के लिए, और 58,500 ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा। 58,300 पर हो सकता है थोड़ा सा फंसे, अदरवाइज 58,500 से पहले कोई बड़ी बाधा हम देख नहीं रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को नई बाइंग करनी हो, 57,800 900 यहां अगर मिल जाता है शायद, हालांकि आज उम्मीद कम है क्योंकि आज बाजार गैप के साथ ऑलरेडी खुलेगा, लेकिन एक अच्छा अवसर होगा। और 57,500 तक अगर रिट्रेस करके निफ्टी बैंक अगर आ गया किसी भी तरह से, तो आप निराश मत होइएगा। वो देखिए ऊपर से 900 पॉइंट के आसपास का ना लोगों को वो मिला था एक मौका, करीब 1000 पॉइंट गिर गया था ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक, लेकिन फिर से जो मोमेंटम है इतनी स्ट्रांग कि फिर से वो बाइंग में तब्दील हो गई। तो ये बाय ऑन डिप्स, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, आपको आज के लिए स्ट्रेटजी यही रख के चलनी है। तो ग्लोबल हो या फिर लोकल, सारे के सारे संकेत हमारे पक्ष में है और नवंबर सीरीज की एक स्ट्रांग दमदार शुरुआत की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। और आज एक सेगमेंट जो आज आप फोकस में रखिएगा, एक या दो सेगमेंट आप रखिएगा। एक तो देखिए म्यूचुअल फंड्स को लेकर ना सेबी का कुछ रेगुलेशन आया है उनके चार्जेस को लेकर, तो हो सकता है कि एएमसी कंपनी जो है ना उनकी कमाई थोड़ी घटेगी, तो उस पर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जितने भी एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, निपॉन, ये सारे के सारे आज आप अपने फोकस में रखे चलेगा। और दूसरी चीज आईटी स्टॉक्स में हो सकता है कि एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम देखें अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। हालांकि हमारा कारोबार अलग है, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से जरूर पॉजिटिव होगा। एनवीडिया का मार्केट कैप देखिए 5 लाख करोड़ डॉलर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल का मार्केट कैप देखिए करीब 4 लाख करोड़ डॉलर के आसपास का हो गया है। तो बेहतरीन सेटअप है ग्लोबली भी, और भारतीय बाजार पे उससे बेनिफिट आज के सत्र में जरूर पाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल काफ़ी बेहतरीन सेटअप नज़र आ रहा है और उम्मीद यही करके चलेंगे कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस हैं, विदेशी बाजार से जो पॉजिटिव संकेत हैं और भारतीय बाजार के अपने जो ट्रिगर्स हैं, ये सारे के सारे ट्रिगर्स की बदौलत आज नई सीरीज़ की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए। चलिए आगे बढ़ेंगे और जहां ग्लोबल फ्रंट पर सब ठीक ठाक नज़र आ रहा है, एफआईएसडीएस की बाइंग है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी भी गिरावट में खरीदारी की मिलती हुई दिख रही है। ऐसे में आपके लिए आज का सत्र और सत्र की शुरुआत में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, कैसे प्ले आउट करेंगे मार्केट को और स्टॉक वाइज कौन सी रिकमेंडेशन है, ये सारा कुछ जानते हैं। हमारे साथ एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और इसी कड़ी में पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जजारिया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। नई सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ऑन दी फेस ऑफ इट सारे ट्रिगर्स जो हैं भारतीय बाजार के हक में नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस नई सीरीज की शुरुआत को आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो प्री दिवाली हमने अच्छा रैली देखने मिला था, पोस्ट दिवाली थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिला लास्ट 2 दिनों से। मुझे लग रहा है कि छोटा सा ब्रीदर मार्केट में देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स अभी भी सपोर्ट आसपास ही है, निफ्टी के लिए भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये छोटा सा ब्रीदर है और मुझे लग रहा है कि उसके बाद फिर से एक बार तेजी बिल्कुल देखने मिल सकती है। जिस तरीके से स्टॉक इंडेक्स कंसोलिडेट हो रहा है ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास 25,750 से लेकर 650 के अराउंड इमीडिएट सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बार तेजी देखने मिल सकती है। और ये देखा है तो आरएसआई वगैरह थोड़ा ऑलरेडी कूल ऑफ हो चुके हैं। लग रहा है कि अप ट्रेंड के लिए फिर से एक बार मोमेंटम देखने मिल सकता है और आज और कल के दिनों में।
तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 26,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है ही है छोटा सा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो लेवल्स रीटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। अगर लकीली बाई चांस नीचे की ओर मिल जाता है 25,750 के अराउंड, भी लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है निफ्टी में भी। पर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बिल्कुल जिस तरीके से अभिषेक जी ने बताया था, बिल्कुल वहां पे एक क्लियरली आउट परफॉर्म दिखा दे रहा है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देखते हैं तो सपोर्ट आसपास ही है बहुत ही, अगर 57,650 के आसपास ही मुझे लग रहा है कि सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि जो भी डिप्स मिलता है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस तरीके से बैंक्स में आउट परफॉर्म देखने मिल रहा है लार्ज कैप और स्मॉल कैप में भी अगर देखा है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि दोनों से इंडेक्सेस तेजी का ही रुझान है और नया सीरीज की शुरुआत मुझे लग रहा है कि अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड से दिखाई दे रही है आगे भी। ये रणनीति इस वक्त हमारे मार्केट एक्सपर्ट को भी भारतीय बाजार में इन पर्टिकुलर बेंचमार्क इंडिसेस पर नजर आ रही है। लेकिन फिर आज के लिए बाजार खुलने से ठीक पहले कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स फोकस रेडार पर होने चाहिए? हरीश, एक तो ढेर सारे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स के ठीक साथ साथ ब्रोकरेजेस भी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और रिजल्ट सीजन काफी ठीक और अच्छा नजर आ रहा है। न्यूज फ्लोज भी ढेर सारे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके फोकस रेडार पर? ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से क्या होंगे? मानसी जी बिल्कुल, और जैसे हमने डिस्कस किया था बैंकिंग में, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमने पहले भी बात कर रहे थे कि छोटे बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लास्ट कुछ दिनों से देखा है तो फेडरल बैंक को, ये बहुत सारे छोटे साउथ इंडियन बैंक को, मुझे लग रहा है कि उसी में से एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वापस एक बार तेजी नजर आ रही है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कंसोलिडेशन पर फिर से मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के लिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 925 का टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 850 का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और दूसरा स्टॉक रहेगा अंबर। अगर देखा तो अंबर में एक ऑलमोस्ट 10-15 डेज का कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस कल फिर से एक बार ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। लग रहा है कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज था वो खत्म हो चुका है, वापस एक तेजी के रुझान देखने मिल रहा है अंबर एंटरप्राइजेस में। लग रहा है कि अंबर एंटरप्राइजेस फिर से एक बार बाइंग करने की राय रहेगी। और ऊपर के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 8,850 के लिए भी शॉर्ट टर्म मिले, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8,350 का एम्बर एंटरप्राइज में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एम्बर एंटरप्राइजेस। हरीश, एम्बर एंटरप्राइजेस में काफी अच्छा प्रदर्शन हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन स्टॉक चल गया है और काफी अच्छा चल गया है। यस, जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो काफी खुश हो रहे होंगे क्योंकि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले कई दिनों से, कई सेशन से है। लेकिन इस तेजी के लेवल पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं आप, यहाँ से फर्दर कन्विक्शन नजर आता है आपको? बिल्कुल, अगर मानसी देखा है तो अगर देखा है तो सितंबर मिड से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन स्टेज में था स्टॉक प्राइस, जहाँ पे नीचे की ओर 8,000 का एक बेस बना था, ऊपर की ओर 8,550 के आसपास रेजिस्टेंस जोन था। तो उसी कंसोलिडेशन से निकलते हुए कल एक तेजी का रुझान देखने मिल रहा है। वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर फ्रेश ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं एम्बर में। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर जैसे टारगेट बताया था 8,850 का, वहां तक मुझे लग रहा है कि बिल्कुल देखने मिल सकता है एम्बर में। बिल्कुल, यहाँ से अब भी पॉजिटिविटी। और ये स्टॉक पिछले 6 महीनों में 6,000 से लेकर 8,500 तक के सफर को पार कर चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 35-36% के गेन्स, रिटर्न्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में है। लेकिन यहाँ से भी आगे तेजी के पूरे आसार हमारे एक्सपर्ट को नजर आते हैं, तो इस तेजी पर भी खरीदारी का मौका ढूंढा जा सकता है। ये राय है, करंट लेवल्स पर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले और एपेटाइट है तो खरीदारी कीजिएगा। 8850 का टारगेट यहाँ से आगे एंटिसिपेट किया जा रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी रविंद्र अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबरों वाले शेयर्स भी हैं उनके पास, और कल बाजार बंद होने से लेकर आज तक जो रिजल्ट्स आते हुए दिखे एक्सचेंजेस पर, उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स भी है। रविंद्र, काफी काम बढ़ गया है बिकॉज रिजल्ट्स तो ढेर सारे आ रहे हैं। निफ्टी, एफएनओ और कैश की लंबी फेहरिस्त। नतीजों से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले हम शुरुआत अर्निंग से ही करेंगे। यहाँ पर कल आफ्टर मार्केट आज काफ़ी सारी अर्निंग आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिंदाल स्टील से, जहाँ पर जिंदाल स्टील्स के इस क्वार्टर में इनलाइन सेट ऑफ नंबर आए हैं, जहाँ पर कॉन्स जो पैट है उसमें 57% का डिक्लाइन देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस में। वहीं अगर बात करें मार्जिन की, तो कंपनी का जो मार्जिन है 24.6% से घटकर जो है 17.8% देखने को मिला क्वार्टर बेसिस पर। इसी के साथ साथ श्री सीमेंट भी आज फोकस में रह सकता है वीक सेट ऑफ नंबर के चलते, जहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 13% का डिक्लाइन
देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पे। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी जो अच्छा खासा 500 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिप देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर के चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अडानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे अडानी ग्रीन के जो नंबर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, जहाँ पर इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है इसमें 20% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी के साथ साथ गो डिजिट भी आज फोकस में रह सकता है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते हैं। यहाँ पर जो इस क्वार्टर में जो पैट है कंपनी का, उसमें 30% से ज़्यादा का अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट अर्न प्रीमियम की, तो उसमें भी जो है 10% से ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी के साथ साथ आज प्रीमियर एनर्जी भी जो है फोकस में रह सकता है, जहाँ पर प्रीमियर एनर्जी इसमें जो है कल क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और इसमें जो है 71% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में भी जो है अच्छा खासा 20% से ज़्यादा का अपटिक देखने को मिला है। टाटा कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर टाटा कैपिटल भी आज फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर जो इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम है उसमें 28% की यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वहीं अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो उसमें भी जो 23% का यहाँ पे अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते ये भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के, जहाँ पर M&M फाइनेंशियल सर्विस ने भी जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में जो NII है कंपनी का, उसमें 16% से ज़्यादा की अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी जो है अच्छा खासा 54% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है वो 369 करोड़ से बढ़कर 569 करोड़ पर देखने को मिला है। सो Q2 FY26 रिजल्ट के चलते जो है M&M फाइनेंशियल भी आज फोकस में रह सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे नतीजे हैं जो फोकस में आज रहने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि L&T के नंबर्स पर भी बाजार का फोकस रहेगा। लेकिन रविंद्र, ये बताइए कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं आज के लिए? क्या लिस्ट लंबी थी आज? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो उसमें से हम कुछ जो है छांट के लेके आए। तो सबसे पहले बात करते हैं AB कैपिटल की। यहाँ पे एक अलग ब्लॉक डील हुई है। यहाँ पे जोमई इन्वेस्टमेंट ने जो है AB कैपिटल में 2.66 करोड़ शेयर्स के जो है सोल्ड किया है 300 पर शेयर, और जिसका टोटल ट्रांजैक्शन है 820 करोड़ का। और इसी के साथ साथ जोमई इन्वेस्टमेंट का जो स्टेक है वो 1% पर आ जाता है। इसी के साथ साथ आज स्वान डिफेंस भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर स्वान डिफेंस और MDL ने जो है एक एक्सक्लूसिव टीमिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों ही कंपनी मिलकर जो है इंडियन नेवी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। सीमेक की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के साथ कंपनी ने एक MOU साइन किया है, जिसके चलते दो अपने बिजनेस लाइन में जो है लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले, जिसके चलते सीमेक भी फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ ऑयल इंडिया और BPCL भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर दोनों ने मिलकर जो एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क साइन किया है, जिसके तहत वो जो 1 लाख करोड़ का इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनाने वाली साउथ इंडिया में। और साथ ही साथ ऑयल इंडिया, BPCL और NRL ने भी जो एक 3500 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया है। हुडको की बात करें तो यहाँ पे हुडको भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने जो है 3 MOU साइन किए हैं। यहाँ इसमें जो पहला जो MOU है यहाँ पे पैरादीप अथॉरिटी के साथ साइन किया है 5100 करोड़ का, और दूसरा जो MOU है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो है साइन किया है 487 करोड़ का। इसी के साथ साथ आज AMC स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं। AMC स्टॉक जैसे कि HDFC AMC, UTI AMC, जहाँ पर सेबी ने प्रपोज किया है कि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को कम किया जाए, जिसके चलते AMC स्टॉक्स पर जो है थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करेंगे ब्रोकरेज स्टॉक भी आज फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर जैसे कि एंजल वन, 5 पैसा, इन स्टॉक्स पर आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सेबी ने प्रपोज किया है कि म्यूचुअल फंड के कैश मार्केट ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज फी का जो है 20 बेसिस पॉइंट से घटाकर जो है 2 बेसिस पॉइंट पर कर दिया जाए। इसके चलते ब्रोकरेज फर्म्स के रेवेन्यू पर जो है थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक्स में जो आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। रविंदर, बहुत शुक्रिया ये सारी के सारे अपडेट्स देने के लिए। तो नतीजों की एक लंबी लिस्ट है, ठीक ठाक लिस्ट है, और हम देख रहे हैं कि खबरों वाले शेयरों में भी काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो फोकस में रहेंगे और आप एक्शन देखेंगे। स्पेशली जिसके हम जिक्र थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि AMC स्टॉक्स, यानी कि वो कंपनी जो म्यूचुअल फंड का कारोबार जो करती हैं, उनकी कमाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है सेबी के इस रेगुलेशन के चलते। एक्सपेंस रेशियो को घटाने का प्रस्ताव रखा है सेबी ने, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वो आसान हो जाएंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा फ्लो तो बढ़ेगा, लेकिन ये है कि कमाई पर असर आ सकता है।
एक्चुअल इम्पैक्ट तो थोड़ा बाद में हम कंपनी से बातचीत करेंगे, जरा कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। अपने मैं गेस्ट टीम से जरा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या जितने भी ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज है ना, एक बार इनको बातचीत करके देखिए, उनसे जरा समझ लेते हैं कि क्या असर आएगा। लेकिन हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं आज के, हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट राहुल शाह हमारे साथ हैं, और हरीश जुजारे तो हमारे साथ हैं ही, टेक्निकल आपको बता रहे हैं तमाम शेयरों के और बाजार के। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। राहुल जी, इस गाइडलाइन से ही जरा शुरुआत कर लेते हैं जो सेबी का आया है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या शेयर आज गिरेंगे, और गिरेंगे तो क्या लेना है या फिर दूर रहना है? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये थोड़ा मेरे ख्याल से हेडलाइन आप देखो तो नेगेटिव है, लेकिन आप देखिए कि ओवरऑल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये एक्सपेंस रेशियो पे आई थिंक कोई ज्यादा मायने नहीं रखेंगे इन टर्म्स ऑफ इट। द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है, और फ्लो का इन टर्म्स ऑफ आप देखिए एसआईपी देखिए, और इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 3 साल पहले देखिए और अभी देखिए, तो आई थिंक द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ओवरऑल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए मेरे ख्याल से बेनिफिट रहेगा। हालांकि थोड़ा मेरे ख्याल से हेडलाइन की वजह से नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल इफ आई लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ फ्लोज, इन टर्म्स ऑफ ये तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज्यादा कोई लार्जर इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली मेरे को नहीं लगता है कि इन टर्म्स जहाँ पे कि बहुत ही गिरावट आ जाए और सेक्टर में मंदी आ जाए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हेडलाइंस के हिसाब से इंडिविजुअली कंपनीज के वैल्यूएशन देखने पड़ेंगे, कितना इम्पैक्ट आता है वो समझ के करेंगे। बट आई पर्सनली फील कि द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ा है, तो इसका कोई मेरे ख्याल से ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। ज़्यादा मायने लॉन्ग टर्म नहीं रखेंगे। हो सकता है कि आज शॉर्ट टर्म में एक रिएक्शन हमें नीचे की तरफ देखने को मिले। प्रीमियर एनर्जीज, इसके नतीजे कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद। हालांकि कल शेयर 1% के आसपास ही हमने गिरावट देखी शेयर में, हालांकि स्ट्रक्चर जो था उसके पहले लगातार मजबूत था। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू में करीब 20% का उछाल है, मुनाफे की बात करें करीब 71% का उछाल, मार्जिन भी इन्होंने बढ़िया से इंप्रूव किया है, 25% से बढ़कर 30.5% के मार्जिन क्लॉक किए हैं प्रीमियर एनर्जीज ने। बढ़िया कंपनी है, 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका होना चाहिए। हरीश, आप जरा इस बार व्यू दीजिए। गुड मॉर्निंग। क्या करें प्रीमियर एनर्जीज में? हो सकता है कि ये गैप के साथ खुले, अगर किसी को नया लेना हो क्या उसके बाद भी लेना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रीमियर एनर्जीज की डिस्कस करते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और मेजर मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनाया था और कल के ट्रांजेक्शन में उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट है और आज के रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं जहाँ पे लिस्टिंग के बाद हमने एक डाउनटिक देखने मिला, वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो करंट रिकवरी है और एक्सटेंड भी हो सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 1170 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकला था और ज्यादा तेजी भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी का रुझान अभी एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है कि किसी को बाइंग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मौके ढूंढ सकते हैं, थोड़ा डिप अगर मिल जाता है इंट्राडे में तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 1100 के आसपास भी मिल जाता है तो उस टाइम पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जैसे बताया 1170 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर और भी तेजी देखने मिल सकते हैं क्योंकि 1200 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स। तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है और मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं प्रीमियर एनर्जीज में। में खरीदारी के मौके और आज के सत्र में न्यूज़ बैक्ड इम्पैक्ट हो सकता है कि स्टॉक में फोकस पर ज़रूर आए, तो इस पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा भी कंपनियां जहां पर नतीजे आए हैं उस पर बातचीत हम जारी रखेंगे। लेकिन राहुल, गुड मॉर्निंग टू यू। आईटी सेक्टर पर आपसे एक टेकअप जानना चाहेंगे। लगभग आईटी की जो मेजर कंपनियां हैं उन्होंने अपने तिमाही नतीजे पोस्ट कर दिए हैं एंड स्टैंड क्लियर है। आईटी सेक्टर ने अडैप्टेशन किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की लगातार कोशिश है, नए निवेश हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट अब भी कॉशियस है। बावजूद इसके भारतीय आईटी कंपनियों ने इस तिमाही नंबर्स में सरप्राइज तो किया है। स्टेडी ग्रोथ, एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग द वे अहेड। रिएक्शन की अगर बात करें, रेजिलियंस काफ़ी हद तक है और टैलेंट और ट्रांसफॉर्मेशन पर भी कंपनियां फोकस कर रही है। एट्रिशन जो कि एक बड़ी समस्या थी, वहां पर भी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती ज़रूर नजर आई है। ओवरऑल आईटी सेक्टर में क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ से आगे फंडामेंटल्स ठीक ठाक और पॉजिटिव नजर आएंगे?
तो जिस तरह से हमें लगता है कि आई थिंक जिस तरह से सेटअप बना हुआ है, और हम लगातार कई बार डिस्कशन में भी हमारा बात हुआ है कि जिसमें जिस तरह से आईटी कंपनीज है, आई थिंक दो पहलू है। एक ऑब्वियसली एज यू राइटली सेड, द एडेप्टेशंस ऑफ एआई और स्पेंडिंग ऑन एआई, और जिस तरह से कई क्षेत्रों में डिस्ट्रप्शन भी आ रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ आईटी कंपनीज के अंदर तो एक महत्व का रहेगा। सेकेंडली, अब बात करो तो ओवरऑल ग्रोथ एंड नंबर्स पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द आईटी कंपनीज के अंदर, तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से नंबर्स आते हुए देखने को मिला है, तो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आई थिंक मोर और लेस फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर्स आते हुए देखते हैं, और बाजार जो प्रीमियम देता है या पी देता है वो ग्रोथ पे देता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 सालों से आईटी कंपनीज लगातार अंडर परफॉर्मेंस रहे हैं, एटलीस्ट लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। तो प्रेफरेंस हमारा लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में देखेंगे तो मेरे ख्याल में लगता है कि मिड कैप कंपनीज जहां पे भी नंबर्स आए हैं, 3-4 कंपनीज के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं। टू स्टार्ट विद, आई थिंक कोफोर्ज के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, टेक महिंद्रा के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, परसिस्टेंस के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, एलटी माइंडट्री के नंबर स्ट्रॉन्ग थे। तो आई थिंक एंटायर मिड कैप यूनिवर्स हम देखे तो जहां पे ग्रोथ भी दिख रहा है, और वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है इन टर्म्स ऑफ इफ आई हैव टू कंपेयर लास्ट 2 years वर्सेस दिस। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल आईटी कंपनीज लार्ज कैप मेरे ख्याल से स्टिल वी नीड टू टेक अ पॉज फॉर सम, वी हैव टू वॉच के 2 क्वार्टर्स देखे उसके बाद हम बात करें। पर आई थिंक ओवरऑल मिड कैप कंपनीज के अंदर प्लीज एडोप्टेशंस ऑफ एआई के अंदर अपॉर्चुनिटी काफी हद तक बहुत ही बेहतर लग रही है हमें ये लेवल से। इन द थॉट राहुल, एंड काफ़ी क्लियर है आईटी सेक्टर के लिए, और अच्छा सरप्राइज दिया आईटी सेक्टर ने। म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस थी नतीजों की, और हमने देखा भी था पिछली तिमाही से इस तिमाही तक आईटी सेक्टर में वॉलेटिलिटी टूवर्ड्स डाउन साइड भी नजर आई। इसी को ध्यान में रखते हुए नतीजे जब आने वाले थे, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई, तब हमारे अनुमान ये थे कि शायद इतने बढ़िया नंबर्स ना आए और म्यूटेड सेट नजर आए, लेकिन आईटी सेक्टर ने अच्छा सरप्राइज दिया है, और पॉजिटिविटी और इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सपर्ट्स लगातार नतीजों से पहले भी हमारे आपको बता रहे थे कि आईटी सेक्टर में अगर एंट्री करना है भी, और अगर आईटी सेक्टर को चलना है, तो वो मिड कैप आईटी प्लेस से ही चलना शुरू होंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ। लार्जर आईटी प्लेस के भी नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन मिड कैप आईटी प्लेस जो हैं वहाँ से कन्विक्शन और तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ सेक्टर दिखेगा ज़रूर, और लार्जर आईटी प्लेस भी इवेंचुअली इसमें आगे रिस्पांस देंगे ही देंगे। नतीजे तो अच्छे रहे ही हैं, लेकिन चलिए इस सेक्टर पर बात करने के साथ साथ अन्य सेक्टर्स पर भी बात करनी चाहिए और नज़र भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद ब्रोकरेजेस भी उन रिजल्ट्स पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं वो बताने के लिए तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग तृप्ति। रिजल्ट्स के साथ साथ न्यूज़ फ्लो और अन्य ट्रिगर्स के चलते भी कौन से ब्रोकरेजेस हैं जो कि फोकस रेडार पर हैं आज? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले श्री सीमेंट की बात करते हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी राय दी है यहाँ पर उन्होंने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 31,250 का दिया है। इनके अनुसार दूसरी तिमाही में कंपनी की आय अनुमान से बेहतर रही, लेकिन एबिडा जो रहा 4% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। सालाना आधार पर वॉल्यूम में 4% की ग्रोथ, वहीं प्रीमियम और सीमेंट मिक्स में भी 21% तक की ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। इसके अलावा नुवामा ने भी अपनी श्री सीमेंट पर राय दी है। उन्होंने यहाँ पर अपनी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 30,873 से बढ़ाकर 31,120 का दिया है, और कंपनी का फोकस वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पर रियलाइजेशन पर देखने को मिला। एबिडा अनुमान से 5% बेहतर रहा। वहीं FY26 में 37 से 38 मिलियन टन का ये वॉल्यूम का लक्ष्य यहाँ पर रखते हैं, और क्षमता के लिए भी इन्होंने यहाँ पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है FY26 के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सिटी ने अपनी श्री सीमेंट पर राय दी है। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 35,500 से घटाकर 33,000 का कर दिया है। एबिडा अनुमान से 14% कम यहाँ पर इनको नजर आया। तिमाही आधार पर रियलाइजेशन भी 2% तक घटा है। लागत 4% बढ़ी है, वहीं वॉल्यूम में 12% की गिरावट इनको यहाँ पर नजर आई है। सिटी ने टीवीएस मोटर पर भी अपनी राय दी है। बिकवाली की राय यहाँ पर इन्होंने रखी है। लक्ष्य इन्होंने 2,800 से घटाकर 2,750 का कर दिया है। एबिडा अनुमान से थोड़ा सा कमजोर रहा, वही साथ ही मुनाफे पर भी इनको हल्का दबाव यहाँ पर नजर आया है। जीएसटी कटौती से आगे डिमांड में तेजी की उम्मीद ये जता रहे हैं।
मॉर्गन स्टैनली ने एसआरएफ पर अपनी राय दी है। इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2175 का। FY26 के लिए केमिकल सेगमेंट में 20% रेवेन्यू ग्रोथ का इन्होंने यहाँ गाइडेंस दिया है। वहीं एग्री इंटरमीडिएट्स को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया है। साथ ही रेफ्रिजरेंट्स गैस प्राइसिंग को लेकर भी ये यहाँ पर पॉजिटिव रुख रखते हैं। सिटी ने इंडस टावर पर अपनी राय दी है। खरीदारी की राय यहाँ पर इन्होंने दी है। लक्ष्य 460 से बढ़ाकर 500 का कर दिया है। वहीं इनके अनुसार जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे। कोर रेंटल रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं एबिडा भी अनुमान से 4% ज़्यादा रहा। तो ये थे ब्रोकरेजेस की रिजल्ट। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हमारे सामने रखने के लिए। चलिए इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट जिन स्टॉक्स पर नजर आएगा उसमें अच्छे रिजल्ट्स में अडानी ग्रीन के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। और हरीश आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अडानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन में। अडानी ग्रीन में हमने लगातार एटलीस्ट मोमेंटम तो देखा ही है। अडानी ग्रीन के नतीजे भी अब आते हुए दिखे और दूसरी तिमाही के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। मुनाफे में करीब 25% का इजाफा देखने को मिला। 500 करोड़ से करीब 644 करोड़ पर सालाना आधार पर कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं। वहीं रेवेन्यू के फ्रंट पर छोटा ही सही लेकिन अपटिक जरूर दिखा। 3005 करोड़ से 3008 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। अडानी ग्रीन टेक्निकली चार्ट्स पर कितना अट्रैक्टिव नजर आता है हरीश आपको? मानसी जी, अगर देखा जाए तो अडानी ग्रीन के स्टार्स में देखिए बीच में हमने एक अच्छा सा एक रैली देखने मिल रहा था अडानी के न्यूज के बाद में। तो उसके बाद स्टॉक प्राइस एक बार फिर से एक करेक्शन देखने मिल रहा है और कंसोलिडेशन होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बिल्कुल मेजर मूविंग एवरेज जो है 200, 50, 100 सारे के सारे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो करंट करेक्टिव फेज है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है नीचे में। जो मेजर सपोर्ट जोन है ट्रेंड लाइन का और 200 डे मूविंग एवरेज का 980 के अराउंड, 980, 985 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि वहां तक और 10-15 रुपीज का डिप देखने मिल सकता है। वहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट बेस है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार बन सकती है अदानी ग्रीन में। ओवरऑल अगर ऊपर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1085 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलता है तो 1160 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म में अगर डिप मिलता है करंट लेवल से थोड़ा और 10-15 रुपीज का, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अदानी ग्रीन में। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल देखा जाए तो 1060 से लेकर 1100 के टारगेट्स के लिए बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं अडानी ग्रीन में। ठीक है, अडानी ग्रीन को लेकर ये व्यू। श्री सीमेंट के नतीजे आए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में 13% की गिरावट आई है। एबिडा की बात करें तो उसमें भी करीब 30% की कमी है। मार्जिन भी थोड़े श्रिंक हो रहे हैं श्री सीमेंट के। प्रॉफिट लगभग घट के आधा रह गया है और नंबर थोड़े से ना वीकर साइड पर हैं। हालांकि जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी राय थोड़ी सी बटी हुई है शेयर को लेकर। और हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने करीब 31,000 के टारगेट दिए हैं और नुवामा के भी टारगेट हैं 31,000 के आसपास की। होल्ड की रेटिंग है नुवामा की और गोल्डमैन सैक्स की रेटिंग है न्यूट्रल की। ज़्यादा कोई बुलिश नहीं है, बट सिटी थोड़ा बुलिश नज़र ज़रूर आ रहा है। बाइंग की रेटिंग है लेकिन टारगेट उन्होंने काट दिए हैं, 35,500 से घटाकर कर दिया है 33,000 का। तो कोई मतलब क्लियर कट पिक्चर नहीं है ना। तो नंबर तो कमज़ोर हैं लेकिन ये ब्रोकरेजेस से कोई खास अंदाज़ा लग नहीं रहा है। राहुल जी आप ज़रा मदद कीजिए। श्री सीमेंट अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले अगर हम 6 महीने देखेंगे और हाल फिलहाल कंसोलिडेशन वाले फेज में रहा है। क्या राय होगी आपकी श्री सीमेंट को लेकर? क्या नतीजों के बाद आप कमजोरी देख रहे हैं? सो आई थिंक नंबर्स मेरे ख्याल से थोड़े बिलो एस्टिमेट थे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखें और जिस तरह से इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम रहा है। ऑलवेज श्री सीमेंट हैज बीन ट्रेडेड प्रीमियम टू अदर सीमेंट कंपनीज। तो हमें थोड़े वॉचफुल रहेंगे लेवल्स पे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन टर्म्स ऑफ हम लार्जर प्लेयर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक के नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे थे vis-a-vis दिस। तो हमें लगता है दो चीज, एक है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, प्लस वॉचफुल इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट प्रीमियम लेग ऑफ दिस थिंग। और थर्डली ऑपरेशनल मेरे ख्याल से थोड़ा स्लाइटली वीक था और वैल्यूएशंस 18 टाइम्स EV to EBITDA ट्रेड करता हुआ है। तो मेरे ख्याल से रिचली वैल्यूड है तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड पे थोड़ा ही पैसे बन सकते हैं यहाँ से। और अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल से लार्ज कैप में बेटर रहेगा vis-a-vis दिस। तो मैं बताऊंगा कि अवॉइड कर सकते हैं ये लेवल स्पेशली सीमेंट। ठीक है, अवॉइड करके चल सकते हैं श्री सीमेंट को। इसके अलावा भी बहुत सारे नतीजे आए हैं
उनकी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम हेडलाइंस के साथ मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे। अगला 1 घंटा काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैड होने वाला है, नतीजों का एक्शन होगा। थोड़ी देर में हम आपके लिए 9 के नवरत्न स्टॉक्स लेकर आएंगे और कमोडिटीज़ की भी ओपनिंग होगी 9 बजे। देखते हैं क्या शुरुआत कैसी होती है गोल्ड सिल्वर की। पूरा का पूरा फोकस अगले 1 घंटे में, ब्रेक के बाद करेंगे उसकी चर्चा। ET Now स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव एज वी स्पीक। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इस पॉजिटिविटी के साथ विदेशी बाजार के संकेत भी काफी बेहतर। यूएस मार्केट्स में नए रिकॉर्ड्स पर कल क्लोजिंग हमने देखी। तमाम बेंचमार्क इंडिसेस में अच्छा खासा एक्शन था और साथ ही एशियाई बाजार की आज सुबह ठीक ठाक शुरुआत। इस शुरुआत के बीच भारतीय बाजार के लिए आज की तस्वीर नई सीरीज की शुरुआत में कैसी दिखेगी, इस पर नजर है। थोड़ी ही देर में प्री ओपन लेवल्स जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे। कमोडिटी मार्केट की शुरुआत और करेंसी की ओपनिंग पर भी फोकस रखेंगे हम, लेकिन ग्लोबल सेटअप और भारतीय बाजार के ट्रिगर्स के बीच हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हरीश जुजारे और राहुल शाह मौजूद हैं। राहुल, कमिंग बैक टू यू, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे और इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजंस की भी अगर बात करें, पिछले इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए और अब यहाँ से आगे यूएस फेड के भी इंटरेस्ट रेट पर फैसले आने हैं, उससे ठीक पहले यूएस के मार्केट्स में भी हमने एक मोमेंटम देखा। भारतीय बाजार में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे आए हैं, क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज जो है हेल्थी नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की चाल आप? आई थिंक आप देखें तो बैंक एंड फाइनेंशियल्स के अंदर देखें तो 2 पार्ट्स देखते हैं। एक है, पहले हम बात करते हैं तो बैंक्स की। तो बैंक्स मेरे ख्याल से लार्ज बैंक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ठीक जितने भी नतीजे आए ठीक ठाक आए हैं। मेरे ख्याल से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा है एक भी बैंक्स के अंदर। एचडीएफसी की बात करें, कोटक की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें, तो तीनों नतीजे मेरे ख्याल से स्ट्रीट एस्टिमेट्स के हिसाब से आए, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और मेरे ख्याल से जिन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो व्हाट वी आर लुकिंग एट द क्रेडिट ग्रोथ, 12-13% के क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है प्राइवेट बैंक्स के अंदर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिटेल बैंकिंग और रिटेल क्रेडिट पुश भी पोस्ट जीएसटी कट के बाद मेरे ख्याल से विजिबल देखने को मिल रहा है। सो ये एक रहेगा। सेकेंडली हम बात करें एनबीएफसी स्पेस के बाद, तो आई थिंक देखें तो लास्ट क्वार्टर के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस जो रहा है एंटायर फाइनेंशियल पैक के अंदर वो एनबीएफसीज में, एंड उसमें फिर बजाज फाइनेंस टॉप पे रहा है, हम देख रहे हैं। तो आई थिंक एनबीएफसी स्पेस के अंदर भी मुझे लगता है कि फुल फ्लेज एनबीएफसी, चोला, बजाज, ये दोनों टॉप अप पिक्स रहेंगे और अभी यहाँ से भी अपसाइड ठीक ठाक रह सकता है यहाँ पे। थर्डली पीएसयू बैंक्स में बात करें तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स मेरे ख्याल से सुगर लाइनिंग है, मेरे ख्याल से अभी भी काफी हद तक चले नहीं है, एक्सेप्ट स्टेट बैंक विच इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट नियर टू 52 वीक हाई। मेरे ख्याल से मिड पीएसयू बैंक्स में काफी वैल्यू है, वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग एट एक टाइम बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, 6-7 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ ठीक ठाक, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। हम जितने भी पीएसयू बैंक्स के नंबर्स आते हो देखने हैं तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक पूरा बात करें तो प्राइवेट वर्सेस प्लस द पीएसयू बैंक्स के एक बास्केट बना के अभी भी ट्रेड किया जा सकता है। पैसा ज्यादा बनने की उम्मीद है एंटायर बैंकिंग स्पेस के अंदर से। ऑलराइट, तो चलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। इस बीच जहां नंबर्स आए हैं उन नंबर्स में एक आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे भी आते हुए दिखे। अभी थोड़ी देर पहले हरीश शाह, हम फंडामेंटल टेक ले रहे थे राहुल शाह से आईटी सेक्टर पर, और आईटी सेक्टर में लगभग सारी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस भी है। मिले जुले नतीजे हैप्पीएस्ट माइंड्स के नजर आए, लेकिन यहाँ से आज के सत्र में स्टॉक पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का स्टांस देख रहे हैं आप? जी, अगर देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में कुछ दिनों से लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था। लास्ट 3-4 दिनों से एक हल्का सा बाउंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी जो ट्रेंड है इसका डाउन ट्रेंड ही है। हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक्स देखने मिले रिजल्ट के बाद। मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में अभी भी। ओवरऑल अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं इमीडिएट बेसिस में 550 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक थोड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड का ही है, रुझान है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर किसी को बाइंग है तो ऊपर जो जो भी पुल बैक देखने को मिलता है वहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इसमें। तो जब तक स्टॉक प्राइस एक मेजर कंसोलिडेट होता है और जब तक बेस नहीं बनाता है, मुझे लग रहा है कि इसमें डाउन ट्रेंड आगे भी एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे इस स्टॉक में अवॉइड का रिकमेंडेशन रहेगा फिलहाल के लिए करंट लेवल्स। दूर रहने की राय, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें। आज ईटी नाउ स्वदेश पर कंपनी के मैनेजमेंट भी नतीजों के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो नतीजों से लेकर उनके बिजनेस और आगे ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान्स पर विस्तार से बातचीत करेंगे, ताकि आपको पता चले कि रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी के आगे के प्लान्स क्या हैं और इस तरह आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाएं इन पर्टिकुलर। लेकिन यहाँ से आगे कुछ और स्टॉक्स की अगर बात करें, और इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 की समीक्षा के लिए नए कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिए हैं। नियमों में बदलाव को लेकर सेबी की क्या योजना है, ये बता रहे हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। आइए पहले वो जान लेते हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जहां पर बोला गया है कि जो ब्रोकरेजेस हैं और एएमसीज हैं, यहाँ पे उनके चार्जेस को थोड़ा रैशनलाइज करना चाहिए। जो एएमसीज के जो चार्जेस होते थे एडिशनल 5 बेसिस पॉइंट जहाँ पे एग्जिट लोड लगता था, वहाँ पर उनको मना किया गया है कि ये चार्ज आप मत लगाइए। साथ ही जो एक्सपेंस रेशियो स्लैब्स होते थे उनको रिवाइज करने की सुझाव दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे जीएसटी हो गया, सीटीटी हो गया, एसटीटी हो गया, आप इनको अलग रखिए और बताइए कि कितना चार्ज है, ताकि जो निवेशक है वो तय कर सके कि आखिर वो कितना चार्ज पे कर रहा है। साथ ही जो ब्रोकरेजेस का कैप है वो अब 12 बेसिस पॉइंट जो करेंटली है उसको घटाकर 2 बेसिस पॉइंट कर दिया है कैश मार्केट के लिए। और अगर डेरिवेटिव्स मार्केट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 बेसिस पॉइंट होगा, जो कि करेंटली 5 बेसिस पॉइंट है। एक डिफरेंशियल एक्सपेंस रेशियो स्लैब्स की भी बात कही गई है कि आपका जैसा परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो रखिए। और एएमसीज को अलाउड है अब कि एडवाइजरी जो है वो नॉन बेस्ड फंड्स को अंडर स्ट्रिक्ट चाइनीज वॉल कंडीशंस में दे सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं इस कंसल्टेशन पेपर में, जहां पे बोला गया है कि ट्रस्टी मीटिंग फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस कर दी गई है। पहले जो 3 मंथ थी वो अब 4 पर ईयर कर दिया है। तो वहां पर एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। और साथ ही जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको डिजिटली भेजा जा सकता है, आपको अलग से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि न्यूज़पेपर ऐड होते थे जो स्कीम्स के, वहाँ पर वो सिर्फ डिजिटल डिस्क्लोजर आपकी वेबसाइट पे हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है, जिसमें कई सारे न्यूज़पेपर्स में जो एड्स आते थे वहाँ पर भी एक फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है और फाइनल जो गाइडलाइंस हैं वो सेबी द्वारा इस कंसल्टेशन पेपर के सुझाव के बाद आएंगी। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया। सीधा सीधा मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स की जो कमाई है वो घटने वाली है और सेबी ने एमएफ पर लगने वाले एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज फीस को घटाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये झटका है। और जैसे कि हम राहुल से बातचीत कर भी रहे थे कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कोई असर ना आए, लेकिन शॉर्ट टर्म में और आज के सत्र में हो सकता है कि हम शेयर पर पेन देखें। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे रिसर्च शेयर खान के सोमिल मेहता। सोमिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। सोमिल भाई, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज और आप कहां पर बुलिश हैं? मेटल्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट थीम बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि डिफेंस में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आ सकता है, बिकॉज बहुत समय से वो एक करेक्शन मोड में थे और अब कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो दीज आर माय पिक्स ऑन द सेक्टर स्पेसिफिक। अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। मुझे लगता है ये फेज जल्द खत्म करेगा और ऊपर की तरफ फिर से हम ट्रेंड रिज्यूम करेंगे। निफ्टी में मेरे टारगेट्स अबव 26,300 के आसपास हैं। उसके ऊपर भी डेफिनेटली मीडियम टर्म आउटलुक में 26,800-900 तक जा सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। एंड आई एम प्रीटी बुलिश ऑन द मार्केट्स। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही सिमिलर है और मुझे लगता है कि जो आउट परफॉर्मेंस अब तक दिखाई है बैंक निफ्टी में वो कंटिन्यू रहेगी।
बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट रहेगा, क्रूशियल सपोर्ट्स, वो 57,500 और 57,000 के आसपास रहेंगे। ऊपर में जो टारगेट्स हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म 58,700 800 पे है, और ऊपर में जो मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं वो 60,000 पे हैं। सो ओवरऑल बुलिश स्टांस है, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें, और मुझे लगता है कि बैंकिंग और मेटल्स अभी भी यहाँ से और भी ऊपर में जगह बाकी है। तो मीडियम टर्म में अभी भी आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स एंड मेटल्स पर नजर रहेगी। सोमल, क्विकली आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बाजार खुलने से पहले बताइए। पहला ट्रेडिंग आइडिया होगा L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में एक फ्लैग पैटर्न बना है जो कल के सेशन में ऊपर की तरफ टूटा था। मुझे लगता है इसमें टारगेट्स 285 के बनते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 262 पर। दूसरा स्टॉक है भारत फॉर्ज। भारत फॉर्ज ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, एक अच्छा हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। कल भी एक अच्छा मोमेंटम देखा गया था इसमें। स्टॉप लॉस रहेगा 1260 पर और टारगेट रहेगा 1450 पर। ट्रेडिंग आइडियाज है जिस पर रखेंगे हम नजर, लेकिन 9 के नवरत्न की सूची लेकर रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताएं क्या है आज 9 के नवरत्न में खास? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर ब्रोकरेज स्टॉक और एएमसी स्टॉक से, जहाँ पर यहाँ पे सभी ने प्रपोज किया है कि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को कम किया जाए, जिससे एएमसी स्टॉक पर जो है थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ सभी ने ये भी प्रपोज किया है कि जो म्यूचुअल फंड के कैश मार्केट ट्रांजैक्शन पर जो ब्रोकरेज फी कैप है वो 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट पर कर दिया जाए। इसके चलते ब्रोकरेज फर्म के रेवेन्यू में जो है थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते ब्रोकरेज स्टॉक जैसे कि एंजल वन और 5 पैसा और एएमसी स्टॉक जैसे कि HDFC AMC UTI IEMC, इन स्टॉक्स में जो है नज़र बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। एल्यूमिनियम स्टॉक्स जैसे कि नैल्को एंड हिंडाल्को, यहाँ पर एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से अपील की है कि सभी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट इंपोर्ट पर जो है 15% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, ताकि जो बढ़ते हुए लो क्वालिटी इंपोर्ट्स को रोका जा सके, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए जो है चैलेंज बने हुए हैं। इसी के साथ साथ आज AB कैपिटल भी फोकस में रह सकता है। ब्लॉक डील के चलते यहाँ पर जोमेई इन्वेस्टमेंट ने AB कैपिटल के 2.66 करोड़ शेयर जो है सेल किए हैं 308 पर शेयर, जिसका टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 820 करोड़ का। और इसी के साथ साथ जो जोमेई का पे, तो इसके जो बायर्स थे HDFC लाइफ, SBI म्यूचुअल फंड और ITI म्यूचुअल फंड। इसी के साथ साथ आज तीसरा जो स्टॉक है बॉश भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर बॉश कंपनी ने कहा है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस के चलते प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन का रिस्क जो है फेस करना पड़ सकता है, जिसके चलते इसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऑयल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऑयल इंडिया और BPCL ने मिलकर एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क साइन किया है, जिसके तहत वो 1 लाख करोड़ का इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनाएगी साउथ इंडिया में। साथ ही साथ ऑयल इंडिया और BPCL और NRL ने भी जो एक एग्रीमेंट साइन किया 3,500 करोड़ का। अगला जो स्टॉक है टाटा कैपिटल, जहां पर टाटा कैपिटल ने कल आफ्टर मार्केट अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, और इस क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल इनकम है उसमें 28% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वहीं अगर बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो यहाँ पे भी जो है 23% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मैनेजमेंट का कहना है कि जो ROA है वो 2% से ज़्यादा रह सकता है, जिसके चलते टाटा कैपिटल भी जो आज फोकस में रह सकता है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पे प्रीमियर एनर्जीज के भी जो नंबर है इस क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें 71% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। जो प्रॉफिट कंपनी का जो है 206 करोड़ से बढ़कर जो है 353 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं बात करें एबिटा मार्जिन की, तो एबिटा मार्जिन जो है कंपनी का इस क्वार्टर में 24.9% से बढ़कर 30.5% पर देखने को मिला है। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते ये स्टॉक पे आज फोकस में रह सकता है। श्री सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर श्री सीमेंट का जो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू स्टैंडर्ड है उसमें 13% का डाउनटिक देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस में। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो है 618 करोड़ से घटकर जो है 277 करोड़ पर देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पर। वहीं मार्जिन में भी जो अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन है उसमें 500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे डाउनटिक देखने को मिला क्वार्टर बेसिस पर। सो वीक सेट ऑफ नंबर के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे JSW सीमेंट की, जहाँ पर JSW सीमेंट पर जो सिटी ने इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 165 का रखा है, जो कि 20% का अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। सो इस पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के चलते जो है JSW सीमेंट भी आज फोकस में रह सकता है। एब्सोल्युटली रविंदर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये 9 के नवरत्न की लिस्ट हमें बताने के लिए। बाजार
की शुरुआत से ठीक पहले अगर आप देखेंगे प्री ओपन में अच्छी शुरुआत के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज है वो अब आपके सामने है। 25,982 के लेवल यानी कि एटलीस्ट 25,950 के पार की शुरुआत तो निफ्टी में होती हुई नजर आएगी ही आएगी। बैंक निफ्टी पर भी नजर रहेगी, वहां पर भी कल पॉजिटिव कन्विक्शन था। इनफैक्ट कल निफ्टी में वॉलेटिलिटी थी लेकिन बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा था। आज के सत्र में भी करीब 100 अंकों की बढ़त पर खुलने की तैयारी करता हुआ 58,300 के पार बैंक निफ्टी में भी शुरुआत होने के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। छोटे मजौले स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट्स के एक्शन पर भी नजर रखेंगे हम जरूर। विदेशी बाजार से सपोर्ट है, नई सीरीज की शुरुआत पे ट्रिगर्स ढेर सारे हैं, रिजल्ट बैक्ड एक्शन भी नजर आएगा जिस पर आपको रखनी चाहिए नजर। नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो आज के सत्र में सीमेंट सेक्टर फोकस रेडार पर रहेगा, स्टील मेटल पैक पर भी नजर रखिएगा जरूर। अभी थोड़ी देर पहले सोमिल भी बता रहे थे कि मेटल स्टॉक्स और फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स पर खास तौर से एक इम्पैक्ट आता हुआ पॉजिटिव नजर आएगा। श्री सीमेंट के नतीजों की अगर बात करें, कमजोर नंबर्स थे तो हो सकता है कि कमजोरी की तरफ रुझान दिखे, लेकिन इसके अलावा आईटी पैक से जुड़ी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स के मिले जुले नतीजे जिसका एक इम्पैक्ट आता दिख सकता है। और साथ ही अडानी ग्रीन पर खास आज नजर रखनी चाहिए क्योंकि अडानी ग्रीन के अच्छे नंबर्स और नंबर्स का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव नजर जरूर आएगा। हैप्पीएस्ट माइंड प्री ओपन में भी मिले जुले नतीजों की तर्ज पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। अडानी ग्रीन में तो 2.5% के गेंस के साथ शुरुआत होने के संकेत, तो प्रॉपर्ली अच्छी मजबूती के बीच अडानी ग्रीन का स्टॉक जो है ये इस वक्त खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम एनर्जीज, थोड़ी देर पहले इस पर एक्सपर्ट से हमने राय भी ली थी, नतीजे अच्छे हैं, अच्छे नतीजों का असर शायद दिख सकता है। मजबूती है, सालाना आधार पर आय, मुनाफे, मार्जिन हर फ्रंट पर अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले थे, तो उसका एक इम्पैक्ट 1.5% की तेजी पर बिल्कुल खुलेगा। एफएमसीजी के खेमे पर भी नजर रखेंगे हम। पिछले दिनों हमने नेस्ले, एचयूएल जैसी कंपनीज के नंबर्स आते हुए देखे, नॉट दैट ग्रेटर सेट। नेस्ले से शुरुआत हुई और डिसेंट थे, लेकिन एचयूएल से फिर नंबर्स में डाउन ट्रेंड्स भी आना शुरू हुए थे। इस बीच एएमसीज पर भी नजर रखे। सेबी ने जो प्रपोज किया है कट म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियोज पर, इसके चलते एएमसीज फोकस रेडार पर रहेंगे। ऑल ऑफ द एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ, न्यूवामा वेल्थ, इन तमाम पर नजर रखे। कंसर्न्स यहाँ पर बिल्टअप होते हुए ऑलमोस्ट नजर आ रहे हैं। 2.5% से लेकर 4% के डाउन ट्रेंड्स के साथ शुरुआत होने की तैयारी यहाँ पर होती हुई। ब्रोकरेजेस से जुड़े स्टॉक्स पर भी इसी खबर के चलते फोकस रहेगा। एंजल 15 पैसा हमारी खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट में भी शामिल रहा और इस न्यूज फ्लो के चलते इस पर नजर रखेंगे हम जरूर। बाजार की शुरुआत इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और अच्छी शुरुआत के पूरे आसार, टेक्सचर ऑफ द मार्केट पॉजिटिव और फर्स्ट टिक्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त बाजार के अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स हरे निशान के साथ करीब 94 अंकों की बढ़त पर 58,300 के लेवल्स के पार बैंक निफ्टी की शुरुआत। 25,972 के लेवल्स यानी 25,950 के पार खुला है निफ्टी हरे निशान के साथ मजबूती का मोमेंटम और करीब 150 अंकों की तेजी पर 84,750 के लेवल्स के इर्द गिर्द सेंसेक्स में ओपनिंग होती हुई। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में बिकवाली है, स्मॉल कैप में बिकवाली है। करीब 50% के डाउन, 50 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स मिड कैप स्मॉल कैप में नजर आ रहे हैं, तो चलिए मिड कैप स्मॉल कैप को एक बार वॉच लिस्ट में रखते हैं। लेकिन बेंचमार्क इंडिसेस में अच्छा एक्शन और तेजी के साथ शुरुआत होती दिखी है। फार्मा, मेटल, एनर्जी, पीएसयू बैंक के खेमे हैं जो कि इस वक्त बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही पॉकेट्स है जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स भी उनकी राय दे रहे थे और कैटेगोरिकली बता रहे थे कि मेटल और साथ ही बैंकिंग स्पेस पर नजर रखनी चाहिए आपको। मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव, 1450 एडवांसेस के मुकाबले महज 660 डिक्लाइन यानी कि पॉजिटिविटी है। इंडिया विक्स पर भी नजर रखिएगा जरूर, फेयर इंडिकेटर है, वहां से स्पाइक अप ना होना ठीक रहेगा। आईटी सेक्टर की चाल पर नजर रखें जरूर, आईटी सेक्टर में अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। 11-12 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स इस वक्त बाजार की इस शुरुआत के पीछे मेजर कंट्रीब्यूशन कौन से स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, यानी कि क्लियरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अच्छी मजबूती है। निफ्टी पर नजर रखें, 26,000 के पार निफ्टी पहुंच चुका है। शुरुआत होने के साथ साथ नए लेवल मजबूती के पकड़े हैं, 26,000 के लेवल्स के पार इस वक्त निफ्टी कामकाज करता हुआ आप पाएंगे। निफ्टी के 50 में से करीब 42 शेयर्स हैं जहां पर खरीदारी इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव कन्विक्शन है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी लगभग बैंक निफ्टी के 12 से 12 शेयरों में एक तेजी और मोमेंटम की चाल जरूर नजर आ रही है। गिरावट कहां से हाथ लगी है? एमएनएम, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स है जो बिकवाली दिखा रहे हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल पैक है और साथ ही टेलीकॉम प्लेज है जहां से गिरावट देखने को मिली है। एक नजर आईटी मेजर्स और साथ ही छोटी मझौली आईटी कंपनीज पर भी होनी चाहिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि आईटी सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है।
नतीजे ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं। लाइक्स ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, ओरेकल फाइनेंशियल, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन तमाम में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला है। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी इस वक्त नजर आ रही है। 84,882 की स्तर 150 अंकों की तेजी पर खुला था। 250 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में भी नजर आ रही है। 200 से 250 अंकों की तेजी पर सेंसेक्स में भी तेजी। मेटल इंडेक्स है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। सेल, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक। थोड़ी देर पहले सौमिल अपना पॉजिटिव नजरिया मेटल इंडेक्स पर जता रहे थे और बता रहे थे कि मेटल स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए जरूर। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक बास्केट पर भी नजर रखिएगा, वहां पर भी अच्छा एक्शन। और डिफेंसिव के तौर पर वॉलेटाइल मार्केट में तो बाजार को संभालते ही है, लेकिन तेजी पर भी फार्मा इंडेक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। नतीजों के लिहाज से अडानी ग्रीन पर एक नजर रखें। अडानी ग्रीन के अच्छे नतीजे आए थे, क्या स्टॉक रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिव, इस पर एक नजर होनी चाहिए। श्री सीमेंट के नेगेटिव नंबर्स थे। 2% की तेजी पर अडानी ग्रीन का स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ। श्री सीमेंट पर और अन्य सीमेंट पैक पर भी नजर रखनी चाहिए। 1.5% की तेजी। कमजोर नतीजों के बावजूद हम देख रहे हैं श्री सीमेंट में। जिंदाल स्टील के नतीजे भी कमजोर रहे, लेकिन जिंदाल स्टील के स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम बैक्ड कामकाज आज के सत्र में देखने को जरूर मिला है। हैप्पीएस्ट माइंड पर नजर रखिएगा, नतीजे आए मिले जुले रहे। प्रीमियम एनर्जीज के नंबर्स पॉजिटिव, कैम्स के नंबर्स जो हैं उसके चलते भी फोकस रहेगा। टीवीएस होल्डिंग और साथ ही M&M फाइनेंशियल पर भी नजर रखें। प्रीमियम एनर्जीज नंबर्स काफी अच्छे थे, बावजूद इसके हम देख रहे हैं स्टॉक में डाउन ट्रेंड्स और कैम्स के नतीजे कमजोर थे और कमजोर नतीजों का ही असर हम देख रहे हैं 5.25%। ये आज के फिसर्डी की लिस्ट में से एड अप करना होगा। लेकिन चलिए क्विकली बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है उस पर फोकस करते हैं। और इसी के अलावा स्टॉक वाइज निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी और बाकी प्लेयर्स में DCM श्रीराम नतीजे काफी अच्छे थे। 6% की तेजी पर यह स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। ब्लू डार्ट के भी ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज 5.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आज के खिलाड़ी स्टॉक में DCM श्रीराम, ब्लू डार्ट जैसे काउंटर्स को एडअप कर सकते हैं हम। अच्छी मजबूती के बीच कामकाज है। सेक्टर वाइज मेटल, फार्मा, एनर्जी, FMCG, IT, रियल्टी और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इन दिस ऑर्डर अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर की चाल आज फीकी पड़ी है, रफ्तार धीमी पड़ी है। चलिए बाजार की शुरुआत को एक्सपर्ट के लेंस से समझते हैं, उनसे समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स इस वक्त कौन से हैं। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि शुरुआत ठीक ठाक होने के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। निफ्टी बैंक के जो गेंस हैं सिर्फ 40 अंकों के आसपास के रह गए हैं और आज निफ्टी के टॉप 5 जो लूजर्स हैं सारे के सारे और ऑटो स्टॉक्स M&M, आयशर, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे कमजोर हैं। और एक और खेमा जिसकी आशंका थी कि गिरावट का शिकार होगा वो है AMC कंपनीज, UTI AMC, HDFC AMC, आदित्य बिरला, सन लाइफ AMC, नैम इंडिया, ये तमाम शेयर आज भारी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। वायदा में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है HDFC AMC, करीब 6% के आसपास की गिरावट यहां पर हम होते हुए देख रहे हैं। और कैम्स एक और कंपनी है, 5% की गिरावट वहां पर हो रही है, उसको भी आप म्यूचुअल फंड से जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग ट्रेड बताने के लिए। सोमिल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में? ओवरऑल जैसे हमने पहले बात किया कि मेटल्स, फाइनेंसेस, बैंक्स ये सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत पर्टिकुलर स्पेस है इंश्योरेंस स्पेस, जहां पर ICICI प्रू, LIC, HDFC लाइफ, ये सारे स्टॉक्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इस समय। HDFC लाइफ ने 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक फिर से ऊपर की तरफ रुक किया है। ICICI प्रू में एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। सो आई थिंक आई विल गो विद ICICI प्रूडेंशियल और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ लेग देखने मिल सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में एक बार कुछ लेवल्स ऊपर की तरफ निकलेंगे तब इसके अंदर रिविजिट करके लेंगे। लेकिन इस समय स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 595 के आसपास, विच इज वेरी क्लोज टू 20 डेली मूविंग एवरेज। और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 640 का होगा। 640 पे एक स्विंग हाई है, अगर वो निकलता है ऊपर की तरफ तो मुझे लगता है फिर मीडियम टर्म आउटलुक में भी इसमें बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस सेक्टर्स आर लुकिंग वेरी गुड। इंश्योरेंस शेयरों पर फोकस है। ICICI प्रूडेंशियल को सुझा रहे हैं 640 रुपए के टारगेट, 595 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको ट्रेड करने की सलाह है।
सौमिल जी, कैम्स में जो गिरावट आ रही है, करीब 6% के आसपास टूट गया शेयर। ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के तौर पर काम करता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स इसके लिए एक तरह से क्लाइंट हुई। ऐसा नहीं कि अब जो सेबी कैलकुलेशन आए हैं उसके चलते कैम्स पर कोई असर पड़ने वाला है। क्या आपको लगता है कि ओवर रिएक्शन है और किसी को बाइंग करना हो तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कैम्स के शेयर में? की बात करें तो लास्ट कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पर 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई थी, विच इज वेरी गुड। और ये बहुत ही मतलब कंसर्निंग है कि ये गैप के साथ नीचे खुला है, 2040 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे खुला है। सो मैं समझता हूं कि इस समय ये सारा पूरा जो सेक्टर है थोड़ा सा अवॉइड करें। कैम्स में वेरी स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो 3600 के आसपास सपोर्ट है, वहां पर एक बार हम रिविजिट करेंगे। अगर वहां पे सस्टेन नहीं करता है तो फिर नीचे में 3400 तक भी जा सकता है, बिकॉज लास्ट एक महीने में पूरा कंसोलिडेशन हुआ था। वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली और आज गैप से नीचे खुला है, विच इज वेरी कंसर्निंग। तो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नीचे में ये 3640 तक जा सकता है। ठीक है, कैम्स को लेकर ये व्यू। कैम्स के साथ हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट वाले जो बाकी भी जो शेयर हैं वो कमजोरी दिखा रहे हैं, चाहे वो CDSL हो, एंजल वन हो, वहां पर कमजोर शुरुआत होते हुए हमने देखी है। BSE का शेयर खुला तो पॉजिटिव, लेकिन BSE का शेयर ने भी गोता लगा दिया है लाल निशान में। 2470 रुपए के आसपास के भाव है, हल्की सी गिरावट हम BSE के शेयर पर भी देख रहे हैं। लेकिन एक सेगमेंट जो कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, वो है मेटल पैक। लगा दिया है मेटल इंडेक्स ने तेजी का सिक्सर, लगातार छठे सत्र में तेजी हो रही है। और JSW स्टील आज लीड कर रहा है निफ्टी को करीब 1.5% के गेंस के साथ। और FNO की बात करें तो 4% के आसपास की तेजी हम सेल के शेयर में देख रहे हैं। वेदांता भी उसके पीछे पीछे 2% की मजबूती पर कारोबार कर रहा है। हरीश जी, आप बताइए, आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपके हिसाब से मौके कहां है बेहतर? अभिषेक जी, बिल्कुल देखा है तो मार्केट जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था, निफ्टी में बिल्कुल तेजी देखने मिल रही है और स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा बहुत हल्का सा वीकनेस है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में रहेगा, पॉजिटिव बायस देखने मिल सकता है। और उसमें से मेरा एक स्टॉक निकल के आया हुआ है एस्ट्रॉल लिमिटेड में। अगर देखा जाए तो एस्ट्रॉल बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन था, एक थोड़ा अंडर परफॉर्म भी करने देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि लास्ट कुछ दिनों से बाद रिकवरी के बाद मेजर मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर चुका है 200 50 100। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा सा बाइंग देखने मिल रहा है, ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एस्ट्रॉल लिमिटेड बाय करने की राय रहेगी आज के लिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1520 के आसपास तक। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस बाउंस कर सकता है यहाँ से, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1420 का और करंट लेवल से बाय कर सकते हैं एस्ट्रॉल लिमिटेड में। ओके, एस्ट्रल लिमिटेड पर ये एक टेक इस वक्त मिलता हुआ। और इस बीच बाजार में जहां हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज दिख रहा है, कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जहां पर काफ़ी अच्छा एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है। ब्लू डार्ट से शुरुआत करना चाहूँगी। हरीश, 8% की गेंस ब्लू डार्ट में नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ साथ DCM श्रीराम में भी करीब 7% की तेज़ी। एब्सोल्युटली न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है कि जिनकी पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? क्या टेक्निकली चार्ट्स यहाँ से और ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं या फिर एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचा जाए? मानसी जी, अगर पहले ब्लू डार्ट की बात करते हैं, देखिए बिल्कुल आज एक अच्छा खासा गैप अप से मार्केट स्टॉक प्राइस ओपन हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो करंट रैली है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज है 6200 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बाउंस आउट और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। वहां पे अगर किसी का बाइंग है तो उस लेवल पे बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच भी सकते हैं। ओवरऑल में अगर किसी का लॉन्ग टर्म के बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे से रिवर्सल होते हुए देखना मिल रहा है 200 डे मूविंग एवरेज से। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए अभी भी 6200 के ऊपर टिकना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए 6200 एक इमीडिएट हडल बना रहेगा। तो किसी का शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं ब्लू डॉट इंडिया में। और दूसरा स्टॉक रहेगा DCM श्रीराम। अगर बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो एक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके बाद एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस DCM श्रीराम में शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बिल्कुल 1420 के आसपास एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। तो उसके ऊपर अगर लेकर ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि तेजी का ही रुझान है ओवरऑल सेटअप की बात में, और हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी ने बाइंग किया तो बिल्कुल अभी भी बने रह सकते हैं। ऊपर की ओर 1400 के ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल शॉर्ट टर्म के
लिए, तो इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम का 1500 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए बाइंग बनाए रहना चाहिए, फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 6-7% का गेंस देखने मिल रहा है, लास्ट 2-3 दिनों से रैली भी देखने मिल रहा था। तो फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करें, बाइंग ऑन डिप्स पे कोशिश करना चाहिए, और पोजिशनल बेसिस के लिए होल्ड बना रह सकते हैं डीसीएम फिलहाल। एब्सोल्युटली, दोनों ही स्टॉक्स बिग शो ऑफ द डे और पॉजिटिव कन्विक्शन है। नई पोजीशन से फिलहाल दूर रहने की राय, क्योंकि काफ़ी चल रही हैं स्टॉक्स और काफ़ी बड़े लेवल्स पर इस वक्त अच्छी खासी मजबूती 9-9, 10-10% के गेंस नजर आ रहे हैं। लेकिन सोमिल, बाजार खुलने से ठीक पहले आपने कहा था कि मेटल स्टॉक्स पर रखें नज़र, और आपका ये नज़रिया बिल्कुल सही और सटीक साबित होता हुआ। क्या रैशनल थे मेटल सेक्टर पर ये पॉजिटिव आउटलुक के, और लाइक्स ऑफ सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील टू नेम अ फ्यू अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अब यहां से मेटल सेक्टर को रिविजिट करना चाहेंगे? अब बिल्कुल सी इन द मीडियम टर्म आउटलुक बहुत समय से ये रैली चल रही है। टाटा स्टील में, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, सेल में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक मोमेंटम फिर से एक अच्छा पकड़ा है। टाटा स्टील मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील ये मेरा प्रेफर्ड पिक है। टाटा स्टील ने ऑलरेडी बहुत शार्प रैली दिखाई है, तो इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना और शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना इस समय मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आई थिंक सेल लुक्स गुड टू मी, और सेल में एक एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। मुझे लगता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी ये बहुत अच्छा कर सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा लैग किया था दूसरे सब स्टॉक से, तो इसमें 128 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। मीडियम टर्म आउटलुक में आप पोजीशन कर सकते हैं अराउंड टारगेट अराउंड 155 के, मैं समझता हूं कि सेल में आ सकते हैं। तो ये एक पिक रहेगा, क्योंकि दूसरे सब स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छी रैली आ चुकी है, तो इसके अंदर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेल में बहुत अच्छा बनता है, और एक में ब्रेकआउट भी है ऑन द डेली चार्ट्स। मेटल पैक पर और सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स जो कि पसंद आ रही है सोमिल को, वो भी उन्होंने बताई। कमिंग बैक टू आईटी सेक्टर, हरीश, एक तो कोफोर्ज, दूसरा परसिस्टेंट और जेंजार टेक्नोलॉजीज, तीनों कंपनीज के नंबर्स अच्छे आते दिखे। स्टॉक्स में हम मोमेंटम भी देखते हैं, लेकिन रेंज में ज़रूर रहते हैं ये स्टॉक्स। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी, क्योंकि तीनों शेयर्स में आज हमने थोड़ा बहुत कन्विक्शन देखा है, हालांकि एक रेंज में फंसे हुए रहते हैं। मानसी जी, अगर पहले फोर्स की बात करते हैं आईटी में, बिल्कुल देखा है तो जैसे हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से। उसमें से अगर कोफोर्स की बात करते हैं, कोफोर्स देखा है तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 1550 के लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस जो है 1900 के लेवल्स तक ऑलमोस्ट बाउंस किया है रिसेंटली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी। वो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है और थोड़ा करेक्शन भी देखने मिल रहा है, जिस तरीके से गैप देखने मिल रहा था कुछ दिन पहले। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट की बात करते हैं तो 1780 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट है कोफोर्ज में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और भी पोटेंशियल है ऊपर की ओर। देखा है तो एक थोड़ा सा ब्रीथर ले रहा है स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में पोटेंशियल ऊपर की ओर 1900 से लेके 1980 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए अभी भी कोफोर्ज में, जिस तरीके से 1780 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट बने हुए हैं। लग रहा है कि ये जो मिल जाता है स्टॉक प्राइस यहाँ पे, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन सकती है। और तब उस टाइम पे स्टॉक मेंटेन करना चाहिए 1740 का, और ऊपर के ओर टारगेट्स के लिए देखना चाहिए 1850 से लेके 1900 के लिए पोजिशनल बेसिस में कोफोर्ज में। और दूसरा स्टॉक अगर जेंसर की बात करते हैं, जेंसर में भी एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद स्टॉक प्राइस एक 200 मूविंग एवरेज और मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस करके होल्ड कर रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जितना मोमेंटम हमने कोफोर्ज में देखना है वहां पे इतना ज्यादा मोमेंटम जेंसर में देखने मिसिंग है। लेकिन ओवरऑल अभी स्टॉक में भी मुझे लग रहा है कि स्लोली एंड स्टेडीली एक अप मूव देखने मिल सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं 870 से लेके 885 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाउंस देखने मिल सकता है जेंसर टेक्नोलॉजीज में। अगर परसिस्टेंस की बात करते हैं, फाइनली परसिस्टेंस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा था। एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक क्लियर ब्रेकआउट है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं परसिस्टेंस में, जहां पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन में हो चुका है। तो इमीडिएट सपोर्ट्स की बात करते हैं करंट लेवल्स पे आसपास ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए करंट लेवल्स बाय करने के बाद 5720 के आसपास, और ऊपर के और शॉर्ट टर्म के टारगेट बनेंगे 6175 के। तो ओवरऑल तीनों स्टॉक में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रुझान है, और बाय ऑन डिप्स का बाय मेंटेन करना चाहिए तीनों स्टॉक्स में।
चलिए एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आपकी नज़र बाजार में कहाँ पर गई है? लोअर लेवल से फिर से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं बाजार में, क्या खरीदना है अभी आपके हिसाब से? आकर्षक मौके कहाँ पर हैं? जी शुभ शुभ प्रभात अभिषेक जी। सर मेरी नज़र अभी इस वक्त भेल पर जा रही है। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और रिसेंटली भी पिछले कुछ दिनों से ये लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, बट अभी पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हायर टॉप सायर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं और रिसेंटली स्टॉक 100 डीएमए लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भेल को हम बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। हमें स्टॉप लॉस रखना है 234 का। इसमें जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 246 का, और अगर 246 के हर्डल्स टूटते हैं तो हमें 250 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं बीएचईएल में। दूसरा जो स्टॉक है वो है हम मेरा भारत फोर्ज। यहाँ पर अभी पिछले कई दिनों से हमें एक कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है, बट लोअर लेवल्स पे हमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, तो अभी भी प्राइजेस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1360 तक के लेवल्स हम भारत फोर्ज में देख पाएंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1270 का। ठीक है, 1270 रुपये का स्टॉप लॉस होगा भारत फोर्ज को लेकर, ये व्यू है। सौमिल जी, बिफोर वी लेट यू गो, जरा एक बार मेटल पर अपना व्यू दीजिए। और हम देख रहे हैं कि मेटल से आज बाजार को सपोर्ट है, और आज ही नहीं, ये लगातार छठा सत्र है जब हम मेटल में अपमूव देख रहे हैं। रिकॉर्ड हाइस पर है मेटल इंडेक्स। जरा बताइए कि अगर किसी को ट्रेड्स खोजने हो तो आपके हिसाब से मौके कहां पर हैं? टाटा स्टील पर तो हमने एक तरह से कंसेंसस बाई देखी है, इसके अलावा कोई शेयर जो आपको पसंद आ रहा हो? जैसे मैंने पहले कहा कि मेटल्स में डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी रैली कुछ समय से चल रही है, राइट। और टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदाल, ये सारे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वेरी रिसेंटली सेल में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला है और मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म आउटलुक में बहुत ही अच्छा कर सकता है। यहां से मैं समझता हूं कि सेल 155 तक जा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी 5% ऊपर है, गैप से खुला है। यहाँ पे 128 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 155 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा एक भी स्टॉक में, बिकॉज सारे के सारे स्टॉक्स में बहुत ही शार्प मूव्स हैं। तो सेल वुड बी माय प्रेफर्ड पिक राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। ठीक है, सेल पसंद है सौमिल जी को, और हम देख रहे हैं कि सेल में 5.5% के आसपास की शानदार तेजी पर आज आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। और अगर आप वायदा के शेयर देखेंगे, आप देखिए कौन से शेयर ऊपर हैं। सेल में मजबूती है, इसके अलावा वेदांता ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील चल रहा है, एनएमडीसी, नैल्को, ये तमाम शेयर ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। एक और पैक जहां पर आज हम एक्साइटमेंट थोड़ी सी फिर से लौटते हुए देख रहे हैं, और आज नहीं बल्कि बाइंग हो ही रही थी। अब ब्रेंट क्रूड थोड़ा नीचे है तो और सपोर्ट मिल गया ओएमसीज को। अदरवाइज हमने देखा था कि जीआरएम्स ऊपर जब गए थे $8.5 के आसपास की जीआरएम्स हो गए हैं। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, तो जितने भी ये जो रिफाइनिंग वाली कंपनीज थी उनको सपोर्ट मिल रहा था। आपकी कोई पिक इसमें से लक्ष्मीकांत जी, ओएमसी में से कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है? जी ऑलरेडी कई सारे स्टॉक्स में हमें अपसाइड के मूव देखने को मिले। उसमें से हिंद पेट्रो काफी अच्छा देखने को मिला था, वहां पे काफी अच्छे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले थे। बट अगर हम ओवरऑल इस स्पेस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि रिसेंटली आईओसी में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से ये स्टॉक 155 157 के नीचे ट्रेड कर रहा था, बट आज के सेशंस में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 157 के ऊपर। और ये जो ब्रेकआउट आया है बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ आया है, और अगर हम इनके मूविंग एवरेजेस पे नजर डालते हैं तो वो भी ऊपर की तरफ अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आईओसी मुझे लगता है कि ट्रेड करने के लिए अच्छा है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 155 का, और जो अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से वो देख सकते हैं 170 लेवल तक के।
एब्सोल्युटली, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फोकस रेडार पर है ही, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पर, और आईओसी दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 3% के गेंस के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अच्छी बढ़त पर कामकाज हम देख रहे हैं। यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। 170 तक के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अच्छी तेजी और ये तेजी जारी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एलएनटी के नतीजे आज आने वाले हैं और नंबर से ठीक पहले नतीजे कैसे रह सकते हैं, कौन से फैक्टर्स है जिस पर फोकस रेडार रखना चाहिए, कमेंट्री से क्या एक्सपेक्टेशंस है और ओवरऑल नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये सब हमें बता रही है हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार। कनिष्का, बताएं एलएनटी के नतीजों से किस तरह की उम्मीदें लगानी हैं? एलएनटी जल्द ही अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाला है और एस्टिमेट्स की अगर हम माने तो 14.5% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है 70,500 करोड़ के लेवल पर। इसके अलावा एबिटा एस्टिमेट्स 7,000 करोड़ पर है, जो कि 11% की एनुअल ग्रोथ को दर्शाता है। मार्जिन्स जो है 10% के लेवल पर स्टेबल रह सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन इस बार पॉसिबल है। प्रोजेक्शन है कि 2.6% का प्रॉफिट डिक्लाइन इस बार हमें देखने को मिल सकता है। मार्जिन ये डिक्लाइन होगा हाई बेस की वजह से। इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लोज, जो कि एलएनटी जैसी कंपनी के लिए की हाईलाइट रहते हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपीस से बढ़ सकती है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 35,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज किए जा चुके हैं। मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो वो रहेंगे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मिडिल ईस्ट एंड जीसीसी रीजन के ऑर्डर्स। मार्जिन्स को हाइड्रोकार्बन मिक्स से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बूस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा एनालिस्ट का मानना है कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन डोमेस्टिक स्लोडाउन को ऑफसेट कर सकता है। की वॉच पॉइंट्स रहेंगे डोमेस्टिक इंफ्रा ऑर्डर्स की कन्वर्जन टाइमलाइन, सऊदी और जीसीसी के प्रोजेक्ट्स का रैंप अप, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कोर ईएनसी मार्जिन्स का रिकवरी, जिससे FY27 और 28 तक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जैसे हम इंतजार करेंगे एलएनटी के रिजल्ट्स का, और इस बार लार्जली एक स्टेबल क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू ग्रोथ 14.5% पर, लेकिन प्रॉफिट में 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बिल्कुल एलएनटी के नतीजों से ठीक पहले एक्सपेक्टेशन और 85,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। वन ऑफ द स्टॉक जो फोकस रेडार पर रहता है ऑर्डर विंस के चलते भी, और इसके अलावा भी नतीजों से ठीक पहले पावर ट्रांसमिशन अन्य सेगमेंट्स में किस तरह का रिस्पॉन्सेस पर नजर रखेंगे। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। एलएनटी करीब 0.5% to 1% के गेंस दिखा रहा है। नतीजों के ठीक पहले क्या वॉच लिस्ट में रखना चाहिए या कोई ट्रेड बनता है? जी मानसी जी, एलएनटी में ऑलरेडी हमें अपसाइड के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, और अगर आप वीकली चार्ट्स पे भी नजर डाल रहे हैं तो स्टॉक में जो हायर टॉप हायर बॉटम का जो फॉर्मेशन है अभी भी इंटेक्ट है। तो मुझे लगता है जिनके पास पहले से है वो बने रह सकते हैं, बट अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। उसके लिए इसको मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 4,000 का अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन आफ्टर वहां से 200 लेवल तक की अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि हमें अगर आज 4,000 लेवल के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तभी इसमें बाइंग ट्रेड मुनासिब होगा देना। अदरवाइज मुझे लगता है ये जो जोन है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग 3,900 तक के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, बट अभी यहाँ से करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखे। नई बाइंग के लिए फिलहाल इंतजार करना चाहिए। नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में कोई ट्रेड फिलहाल नहीं, वॉच लिस्ट में रखा जाना चाहिए इस स्टॉक को। ये राय फिलहाल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई। हैवेल्स की स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करना चाहिए। आज के सत्र में हैवेल्स पर एक खबर भी थी जिसके चलते ये फोकस रेडार पर रहा है, और आज के सत्र में हम इस वक्त देख रहे हैं ऑलमोस्ट एट डे हाई ये स्टॉक का कामकाज करता हुआ। वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन को बढ़ाने की योजना, यानी कि ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर कंपनी सोच विचार कर रही है और क्षमता विस्तार के लिए करीब 60 करोड़ निवेश करने की तैयारी है कंपनी की। हरीश, एक टेक आपसे हैवेल्स इंडिया पर जानना चाहेंगे। करंट लेवल्स को देखते हुए 1493 पर 1% ऑलमोस्ट गेन्स आज के सत्र में है, क्या राय होगी?
मानसिक अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से हैवेल्स इंडिया कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस अगर देखा है तो नीचे लेवल से बाउंस बैक देखने लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर लेवल पे टिकने के लिए मुझे लग रहा है कि अभी तक फिलहाल हो नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक तेजी देखने मिल सकती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1530 1550 लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म बाउंस। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर बाय ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के किसी को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है बाइंग के लिए। लेकिन ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी नहीं है, अभी भी स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन में है। तो हो सकता है कि और एक कंसोलिडेशन और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1460 का, और टारगेट्स बनेंगे 1540 1535 से 1540 तक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो चलिए ये राय मिलती हुई हैवेल्स पर हमें, और इस बीच एक नज़र बाजार पर फिर एक बार डाल लेते हैं। और मार्केट्स को अगर देखेंगे 25,950 के पार अब भी निफ्टी टिका हुआ है, मजबूती है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट 25,950 के लेवल्स और उसके पार के लेवल्स को इंटैक्ट ज़रूर रखा है निफ्टी ने। इंडिया विक्स कंफर्ट लेवल्स 11-12 के स्तर पर हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, लाल निशान में फिसलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कल के सत्र में बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस थी, आज निफ्टी बाजार को संभालने का काम कर रहा है 58,000 के लेवल्स पर। 58,360 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में हमने देखे थे, और वहां से गेंस फिजल आउट होते हुए इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी फिसल चुका है। और सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 84,646 के आसपास का कामकाज। बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स को अगर देखेंगे, शुरुआत जो है हुई ज़रूर है पॉजिटिव, लेकिन नई सीरीज़ की शुरुआत, तो इस लिहाज से कॉशियस आउटलुक भी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स शायद एहतियात बरत कर चल रहे हैं, और वही रिफ्लेक्ट होता हुआ इस वक्त। लेकिन स्टॉक वाइज आपको मूवमेंट काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एक और काउंटर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे एक बार पुल अप करना चाहिए। चार्ट्स में अच्छी मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है, 6 से 7% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसके अलावा भी ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखेंगे, चुनिंदा प्लेयर्स हैं जहाँ पर मजबूती है, जैसे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल। लक्ष्मीकांत जी, आपसे टेक जानना चाहेंगे, 2% के गेंस कोरोमंडल पर भी नजर आ रहे हैं, अच्छी बढ़िया मजबूती के बीच कामकाज। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में आज इतना बड़ा एक्शन है नहीं, लेकिन चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि तेजी पकड़ रहे हैं। जी, लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक्स में एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 200 डीएमए लेवल का, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। बट अगर हम करंट चार्ट पैटर्न्स देख रहे हैं तो यहाँ पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि हायर लेवल्स पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और स्टॉक ने एग्जैक्टली 100 डीएमए के पास रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 2325 330 के आसपास का आ रहा है। जब तक स्टॉक 2330 के लेवल के नीचे रहता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उस दौरान ये स्टॉक अपने 20 डे SMA लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि दिखाई दे रहा है 2225 के आसपास। तो अभी फिलहाल इसमें बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। एक बार ये स्टॉक 2325 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, देन आफ्टर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वहां से स्टॉक 2420 से लेकर 2450 तक के लेवल को छू सकता है। तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करें। अगर 2325 के ऊपर निकलता है तब फिर इसके बारे में, बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, कोरोमंडल को लेकर ये व्यू है, और बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर फिर से दिख रहे हैं, और निफ्टी बैंक आ गया है करीब 75 रैंक नीचे, 58,150 के आसपास आप कारोबार होते हुए देखेंगे। हालांकि निफ्टी में तेजी है, करीब 45 अंकों के आसपास की। और आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बड़ा भरपूर है। सेल हमारे एक्सपर्ट ने सुझाया था, अभी थोड़ी देर पहले सौमिल मेहता हमारे साथ थे, सेल को कहा था उन्होंने बाई करने के लिए। सेल का शेयर अब करीब 7% ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा, डे हाई के आसपास है। एक और कंपनी लॉजिस्टिक्स स्पेस में ब्लू डार्ट करीब 10% के आसपास का उछाल है, क्योंकि नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। ब्लू डार्ट के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो रहा है काफी शानदार रहा है वो। एक राय जरा ब्लू डार्ट के शेयर पर चाहिए आपसे लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए और कितनी तेजी आप शेयर में यहां से देख रहे हैं? क्योंकि बाजार ऐसा नहीं कि कोई आज बहुत ज्यादा बॉइंट हो, लेकिन स्टॉक में जो तेजी है वो बड़ी गजब की है। रिजल्ट के मद्देनजर यहाँ पर हमें कैप अप ओपनिंग देखने को मिली है,
और उसी के हिसाब से जो पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में। बट एक हर्डल है जो कि 6200 के आसपास है, जहां पे इसके 200 SMA लेवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक क्रूशियल लेवल होगा, जिनके पास जिन्होंने पहले से बाइंग करके रखी है, तो यहाँ पर एक बार वो अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अगर हमें 6200 के बाद कुछ कंसोलिडेशन मिलता है अराउंड 1 और 2 डे, उसके बाद अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां से फिर हमें अपर साइड की तेजी देखने को मिल सकती है। फिर स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई जो कि 6450 6500 तक दिखाई दे रहे हैं, वहां तक पहुंच सकता है। तो 6200 पर हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। अगर आज इसकी क्लोजिंग होती है तो इसके ऊपर, तो देयर आफ्टर हमें 6500 तक की भी लेवल्स ब्लू डॉट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ब्लू डार्ट को लेकर ये उम्मीद। इस बीच देखिए एल&टी के लिए कल भी खबर आई थी कि 1000 करोड़ से 2500 करोड़ रुपए के रेंज में ऑर्डर मिले थे, और अभी खबर आ रही है कि 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के रेंज में एल&टी को ऑर्डर मिला है। 4000 रुपए का एल&टी का भाव 52 वीक हाइस के आसपास ही होना चाहिए एल&टी, क्योंकि बढ़िया रनअप दिखाया है एल&टी के शेयर ने। जी हाँ, 4016 रुपए तक ये शेयर आज पहुंचा है और फिलहाल 4000 रुपए पर आपको दिखाई देगा। 52 वीक का ये नया हाई तो है ही, लेकिन ये रिकॉर्ड हाइस भी है शेयर के लिए। तो नतीजों से पहले शेयर में हमें दम दिख रहा है एल&टी के 4000 रुपए के आसपास के भाव। पावर ट्रांसमिशन कारोबार के लिए ऑर्डर मिला है, दमदार है ऑर्डर। 6 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की अब ऑर्डर बुक इनकी हो गई है, और उसमें इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स हैं वो भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो। लेकिन एल&टी के अलावा एक और कंपनी जिसके नतीजों पर आज नजर रहने वाली है वो है कोल इंडिया। मेटल में आज हम चमक देख भी रहे हैं। कोल इंडिया भी मेटल माइनिंग उसी सेगमेंट से हम एसोसिएट करते हैं। तो नंबर्स कैसे आएंगे कोल इंडिया के, सरकारी कंपनी, उम्मीदें क्या हैं, जरा समझते हैं। हमारी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है कोल इंडिया? बिल्कुल कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है कोल इंडिया से दूसरी तिमाही में। याद रखें कंपनी ने अपना वॉल्यूम का फिगर ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, और ऑफटेक की बात करें तो 2% गिरावट दिखी थी दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर, और वॉल्यूम्स में गिरावट दिखी थी, उसका इम्पैक्ट इस तिमाही के नतीजों में नजर आएगा। सीक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमजोरी एक्सपेक्टेड है। सीक्वेंशियल बेसिस पर याद रखें मानसून का सीजनल इम्पैक्ट था, और इसी के चलते नतीजे काफ़ी कमज़ोर अक्रॉस द बोर्ड नजर आ सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 30,000 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 17% की गिरावट होगी सीक्वेंशियल बेसिस पर, और करीब 3% की गिरावट सालाना आधार पर। मार्जिन्स करीब 26.8% के आसपास एक्सपेक्टेड है, तो मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है ई ऑक्शन प्राइसिंग को लेकर, ई ऑक्शन रियलाइजेशंस को लेकर और ई ऑक्शन प्रीमियम को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह का नज़र आएगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो ई ऑक्शन रियलाइजेशन में ज़्यादा कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। सालाना आधार पर हल्की सी गिरावट नज़र आ सकती है, लेकिन इसके अलावा ब्लेंडेड रियलाइजेशन में हल्की सी तेज़ी नज़र आएगी। तो ऑल इन ऑल सीजनल वीकनेस के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर गिरावट एक्सपेक्टेड है। सालाना आधार पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है इस तिमाही में, लेकिन सबकी नज़र मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी। ठीक है, मार्जिन में भी कोल इंडिया की गिरावट के आसार थोड़े से हैं, नजर रहेगी। इस पर एक आगे व्यू भी लेंगे, लेकिन बातचीत नतीजों की जब हो रही है तो इसी कड़ी में एक मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं और हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजों की बातचीत करते हैं। पहले हैप्पीएस्ट माइंड, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो करीब 4.25% का उछाल, मुनाफे की बात करें तो 5.25% की बढ़ोतरी, मार्जिन थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव किया है, 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं मार्जिन, 13.1 से बढ़कर 13.4% के। और नतीजों पर जरा बातचीत करते हैं और आगे किस तरह की क्लाइंटेल दिखाई दे रही है, आउटलुक कैसा है आईटी इंडस्ट्री का, क्या मार्जिन को ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी, ये भी एक प्रश्न होगा ज़रूर आपके मन में। ज़रा इसके जवाब लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी वेंकटरमण नारायणन और सीईओ जोसेफ अनंत राजू। मिस्टर नारायणन और मिस्टर अनंत राजू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। वेंकटरमण जी, पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हमने ये देखा कि कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है आईटी कंपनीज के लिए भी, लेकिन आपने मार्जिन मेंटेन किया है, ये एक अच्छी चीज़ ज़रूर है। क्या ये मार्जिन आपको लगता है कि सस्टेनेबल होगा आने वाली क्वार्टर्स में भी? तो मैं
शुरुआत में ये बताना चाहता हूं कि हमारा इस हाफ ईयर में, पहले हाफ ईयर में हमने बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। डॉलर टर्म्स कांस्टेंट करेंसी में 11.8%, और अगर आप क्वार्टर की देखेंगे तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 6.7% एंड सीक्वेंशली 2.3%। तो ये दिखाता है कि हमारा हेल्थी ग्रोथ रह चुका है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री, and that's the highlight of the quarter because we had given a guidance of 10% के ऊपर ग्रोथ करेंगे। that's the guidance और the aspiration जो हमने बताया था साल के पहले में, और उसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं। अभी 11.8% का ग्रोथ है हाफ ईयर ओवर हाफ ईयर। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की सवाल है, we had certain benefits from foreign currency। ये ट्रेड टैरिफ इश्यू के कारण इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर में थोड़ी वेरिएशन रह चुका है, और उसके कारण हमारा थोड़ा गेन भी है, मगर अदर इनकम में कमी भी हुई है। ये इसके कारण वी वर एबल टू मैनेज द पे इंक्रीजेस दैट वी हैड ड्यूरिंग द क्वार्टर। हर साल इसी टाइम पे हमारा कमिटमेंट के मुताबिक हम पे इंक्रीज करते हैं, और we have taken that pay increase and covered that with efficiency, volume increase, utilization increase, and profitability increase. So what we have done is a sustainable thing. Going forward, we should be able to maintain this trend on profitability and revenue growth, hopefully culminating in our guided range of 20% plus on EBITDA and 10% plus on revenue growth. Absolutely, Mr. Venkatraman. We hope and wish कि जिस तरह के plans आप and goals आप set कर रहे हैं वो target आप achieve कर पाए। My next question is to you, Mr. Joseph. जिस तरह से आपने mention किया है कि Gen AI और Net New नए growth levers हैं, so किस तरह से इन्होंने contribute किया है आपके overall revenue growth और client win के तर्ज पर? अगर आप देखेंगे तो हमारा Gen AI business unit जो है उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 15% था, 15%। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 77.8% ग्रोथ हो चुका है, और हमने प्लान किया था इस साल $8 मिलियन रेवेन्यू के लिए, और हमारा फर्स्ट हाफ में ही 4 मिलियन तक हम आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इस साल का जो प्लान और प्रोजेक्शन जो हमने किया था वो हो जाएगा। और ये एक और अच्छी बात है इसमें, क्योंकि Gen AI प्रोजेक्ट्स जो है वो पुल थ्रू रेवेन्यूज भी लाता है। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा क्वालिटी, टेस्टिंग, और कभी कभी थोड़ा प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, और अगर वो सब देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है 2-3 टाइम्स हो जाता है। हमारा एनएन जो है, जैसे आप जानते हैं, पिछले साल हमने हमारा सेल्स टीम को यूएस और इंडिया में सेपरेट किया था एनएन लोगोस के लिए, और एग्जिस्टिंग अकाउंट ग्रो करने के लिए सेपरेट बीडीएम रखा है, और वो बड़ा इन्वेस्टमेंट था, और अभी आप देखेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट इज पेइंग ऑफ। फर्स्ट हाफ में ही 30 लोग एनएन लोगोस हमने क्लोज किया है, और इनका जो रेवेन्यूज है, हमारा एस्टिमेशन है कि नेक्स्ट 3-4 इयर्स में $50 मिलियन आएगा इस न्यू लोगोस से। और Gen AI जो है 22 यूज केस हमने इम्प्लीमेंट किया है कस्टमर्स के साथ, जो रेप्लिकेबल है, और ये यूज केसेस हम दूसरे कस्टमर्स को ले जा रहे हैं, और इस यूज केसेस से हमें अगेन एस्टिमेशन है कि अगले 3 साल में $50 से $60 मिलियन मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये दोनों हमारा ग्रोथ ड्राइवर्स बनने वाला है नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए। मिस्टर जोसेफ, एक बार जरा आप नए क्लाइंट्स के बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह के क्लाइंट्स आपने ऐड किए हैं पहली छमाही के दौरान, और उनकी टिकट साइज क्या आ रही है, कैसी पिक्चर यहां से आपको आगे लग रही है? अगर आप देखेंगे तो हमारा 2 टाइप के कस्टमर्स होते हैं साइज वाइज, राइट। कुछ कस्टमर्स है जो शुरू होते ही बड़े होते, और ऐसे 20% कस्टमर्स है जो 1 मिलियन रन रेट पे शुरू हुए। लेकिन बाकी कस्टमर्स हमने डिस्कवरी या कंसल्टिंग एक्सरसाइज से शुरू किया है, और नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में ये सब रैंप अप होएगा।
अगर आप एक कस्टमर देखेंगे तो मेडिकल डिवाइस कंपनी है जिसके साथ हम उसका टेस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस जो है वो जेनेआई इन्फ्यूज किया है, और वो पहले शुरू हुआ कंसल्टिंग एक्सरसाइज। इस क्वार्टर वो ऑलरेडी हमें $250,000 देगा, और अगले क्वार्टर और रैंप अप होगा। ऐसे कुछ कस्टमर्स है जहां हम कंसल्टिंग से शुरू किया और वो बढ़ेगा, लेकिन सब लोगोस जो है, जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट 3-4 इयर्स में ये लोगोस जो हमने क्लोज किया है फर्स्ट हाफ में, वो $50 मिलियन हमें देना चाहिए। एब्सोल्युटली मिस्टर जोसेफ, मिस्टर वेंकटरमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके ग्रोथ प्लान्स पर बातचीत विस्तार से और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। आने वाली तिमाहियों के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे 10 के बाजार के साथ हाजिर होंगे। मार्केट के महारथी और कमोडिटी का अपडेट भी आपके सामने रखेंगे।